मेरे प्यारे बच्चों नमस्कार। तो शुरू करते हैं इस क्लास को। और इस क्लास में सेट 4 इंटरमीडिएट गणित 2017 के आगे के प्रश्नों को हल करवाएंगे। और पिछली क्लास में प्रश्न 1 से 4 तक कंप्लीट करवा चुके हैं। जिन बच्चों ने प्रश्न 1 से 4 तक कंप्लीट नहीं किए हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कंप्लीट कर लेना। और इस क्लास में सेट 4 कंप्लीट करवा देंगे। तो अभी तक आप लोगों ने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो सबसे पहले सभी स्टूडेंट इस वीडियो को लाइक कर दें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें अपने फ्रेंड सर्किल में। तो इंतजार खत्म हुआ, उड़ाते हैं 1 बाय 1 प्रश्नों का गर्दा। तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा प्रश्न 5वें का बताया गया है, यदि y बराबर log x होल का sin x हो तो dy अपॉन dx का मान ज्ञात कीजिए। मेरे प्यारे बच्चों पहले 4G ट्रिक से आंसर शीट निकलवाएंगे, उसके बाद बेसिक से हल करवा देंगे। पहले जनरल फॉर्म में देख लो, यहां पर हम लिख देते हैं जनरल फॉर्म। यहां पर हम ले लेते हैं y बराबर m की घात n, क्योंकि यहां पर चर की घात चर है तो चर की घात चर में जनरल फॉर्म में आपको फार्मूला सीख लेना है, फिर उसके बाद इसकी आंसर शीट निकालेंगे। तो dy अपॉन dx बराबर m की घात n, ऐसे ही आपको लिखना है। अब ब्रैकेट में देख लो n अपान m, फिर इनटू में m डैश, ठीक है ना। m डैश का मतलब होता है एक बार अपकलन, फिर प्लस n डैश इनटू में log m बेसी। मेरे प्यारे बच्चों ये है जनरल फॉर्म। अब देखो log x की होल घात sin x है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसी में मान रखेंगे। तो dy अपॉन dx बराबर निकलेगा m की घात n है, तो जैसे का तैसा आपको ये लिख लेना है log x की होल घात sin x, ठीक है। अब ब्रैकेट में देख लो n अपॉन m, तो n है sin x और m है log x बेसी m डैश, ठीक है। तो m है log x है, अवकलन कर दो तो कितना मिलेगा 1 अपॉन x, तो यहाँ पे x हम लिख देते हैं, ठीक है। फिर प्लस n डैश का मतलब sin x है n का मान, अवकलन कर दो तो क्या मिलेगा cos x और log बेसी और m क्या है log x, ठीक है। तो यहाँ पर हम log x लिख देते हैं बेसी। ये आंसर शीट है, इतनी ही निकालेंगे बेसिक से। तो इसको कहीं ना कहीं नोट कर लो। अब आगे बढ़ते हैं, इसको हम रफ कर देते हैं, आप लोग नोट कर लेना इसको। अब आपको यहाँ पे डाल देना है प्रश्न 5वें का हल, ठीक है। यहाँ पर क्या आपको लिखा हुआ दिख रहा है, यदि का मतलब क्या होता है, दिया है। तो ठीक है, यहाँ पे लिख लो दिया है y बराबर log x की होल घात sin x। मेरे प्यारे बच्चों बेसी लिखो या ना लिखो आपकी मर्जी, ठीक है, हम नहीं लिखेंगे। अब इसके बाद में आपको क्या करना है, चर की घात चर आपको दिख रही है, log लेने के बाद में आपको अवकलन करना है। पहले log लेंगे दोनों पक्षों का, फिर log का फार्मूला यूज होगा, उसके बाद अवकलन होगा। याद रखना, जब आपको चर की घात चर में फलन मिल जाए तो log लेने के बाद फिर log का फार्मूला लगाने के बाद फिर उसके बाद अवकलन करना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, पहले log लेते हैं दोनों पक्षों का log लेने पर, तो इस तरफ आएगा log y बराबर में log x की होल घात sin x, ठीक है। अब log का फार्मूला लगा लो, घात का लगेगा, घात आगे आ जाएगी, ठीक है। log y बराबर sin x इंटू में log x, ठीक है। हमने कौन सा फार्मूला लगाया है log का, log n की घात m बराबर होता है m log n, ठीक है। सामने फार्मूला लिख दिया करो जो यूज किया है। अब अवकलन कर लो, तीसरी स्टेप में अवकलन आपको करना है। पहले स्टेप में दोनों पक्षों का log लेना है, फिर दूसरी स्टेप में log का फार्मूला लगाना है यहाँ पे, फिर तीसरी स्टेप में आपको अवकलन करना है। इतनी जानकारी आपको होना चाहिए। तो अवकलन करेंगे x के सापेक्ष, क्योंकि यहाँ पर d के पास में देखो नीचे चर x है, तो नीचे जो भी चर है d के पास में उसी के सापेक्ष अवकलन होगा। तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर
इस हिंदी का मतलब तो आपको पता ही है, बराबर के मेरी तरफ डी अपॉन डी एक्स रखना है, बराबर के उस तरफ डी अपॉन डी एक्स रखना है, साइन एक्स इंटू में लॉग एक्स। अब आपको अपकलन करना है, यहाँ पर क्या आएगा लॉग बाई। चलो भाई इसका अपकलन करो 1/y। अब बाई का दोबारा करेंगे, क्यों करेंगे दोबारा? क्योंकि चर चेंज है, जब हमने मैचिंग की चर की तो हमको चेंज मिला। कहाँ से मैचिंग करते हो? डी के पास में x है और log के बाद में y है, तो x और y चर चेंज है, यहाँ से मैचिंग करते हैं। चर चेंज है तो दोबारा अपकलन होगा, पहले log का कर लिया 1/y, फिर y का दोबारा कर लिया, ठीक है, dy/dx। अब बराबर में देख लो, इसको फर्स्ट और इसको सेकंड आपको मानना है, तो फर्स्ट को ऐसे ही रखेंगे, सेकंड का अपकलन करो। log x का अपान में होता है तो हमने एक log नीचे उतार लिया, ठीक है। अब दोबारा करेंगे अपकलन, क्यों? क्योंकि यहाँ पर भी चर चेंज है, d के पास में x है और यहाँ पे log x है, इसलिए तो दोबारा अपकलन करेंगे तो यहीं पे हम कर देते हैं log x का अपकलन 1/x, ठीक है। और प्लस फार्मूला याद है ना, फर्स्ट को ऐसे रखेंगे, सेकंड का अपकलन, फिर प्लस सेकंड को ऐसे ही रखेंगे, फर्स्ट का अपकलन, साइन का क्या होगा? कॉस होगा। चलो इतना नोट कर लो। अब इसके आगे यहाँ से करवाते हैं हल, इसको हम रफ करेंगे, थोड़ा रेविड फाइल ले लेते हैं इसको, ठीक है। अब इसके आगे देखो करना क्या है, 1/y dy/dx को ऐसे ही लिखो, बराबर में देख लो, ऊपर का ऊपर लिख लो, नीचे का नीचे लिख लो, x log x, ठीक है। और यहाँ पर देख लो, छोटा पद आगे लिखना है, बड़ा पद बाद में लिखना है, क्यों? गणित में छोटे छोटे पद आगे लिखे जाते हैं और बड़े बड़े पद बाद में लिखे जाते हैं। तो प्लस का cos x हमने पहले लिख लिया और log x बाद में लिख लिया। अब आपको y का क्रॉस इंटू करना है, फिर उसके बाद y का मान रख लेना है जो आपने माना था स्टार्टिंग में, आंसर शीट आ जाएगी, ठीक है। तो dy/dx के बराबर y का क्रॉस इंटू कर लो और इसको ब्रैकेट में लिख लो, साइन x/x log x, ठीक है, प्लस का cos x log x। अब y का मान रख दो, आंसर शीट आ जाएगी, इतना नोट करो। इसको हम रफ करेंगे और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। dy/dx के बराबर y किसे माना था? log x की होल घात साइन x, इसी को माना था ना, ठीक है। साइन x/x log x प्लस का cos x, फिर इंटू में log x। मेरे प्यारे बच्चों, log का मतलब क्या होता है? लट्ठा होता है, इंग्लिश में log बोलते हैं, हिंदी में लट्ठा। तो ये आंसर शीट जो 4G ट्रिक से निकाली थी वही निकली, नोट कर लो। अब अगला प्रश्न हल करवाते हैं, इसको हम रफ कर देते हैं और आगे बढ़ते हैं। थोड़ा रैपिड फायर ले लेते हैं इसको, ठीक है। अब अगला देख लो, प्रश्न क्या बताया है। अगला जो है खा है, यहाँ पे हम डाल देते हैं नंबर। यहाँ पर बताया है x/1 + cos x का समाकलन आपको करना है, ठीक है। पहले लिखते हैं फिर आपको सब बताते हैं कैसे होगा हल। तो x/1 + का cos x और यहाँ पे dx। मेरे प्यारे बच्चों, पिछली कई क्लास में हमने एक आपको कैलकुलेशन बताई थी, देख लो कैलकुलेशन 100% यूज होती है, 1 + का cos 2θ, ठीक है। एक ये कैलकुलेशन है, दूसरी है 1 - का cos 2θ। मेरे प्यारे बच्चों, 1 को कैंसिल करना पड़ता है, अगर प्लस है तो cos 2θ का फार्मूला cos में लगाना है, कट जाता है। अगर माइनस यहाँ पे है, देखो मेरे प्यारे बच्चों, प्लस है तो cos 2θ का फार्मूला cos में लगाना है, अगर माइनस है तो cos 2θ का फार्मूला साइन में लगाना है, होता है 1 - 2 sin²θ। तो 1 से 1 कैंसिल हो जाता है। ये कैलकुलेशन आपको ध्यान रखनी है, बहुत ज़्यादा यूज होती है अवकलन और समाकलन में। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये कैलकुलेशन हम क्यों यूज कर रहे हैं? हमें कोई शौक नहीं है, क्यों यूज कर रहे हैं हम इसका रीजन भी बता देते हैं। क्योंकि समाकलन अंश का होता है, हर का नहीं होता है। हर का होता है फार्मूले के रिलेटिव, अगर हर में आपको फलन मिल जाए तब होता है हर का समाकलन। बताओ, ये हर में है 1 + cos x, ऐसा कोई फार्मूला है 1 + cos x से समाकलन कर पाए जो हर में है? नहीं है। तब ये जो कैलकुलेशन हम बता रहे हैं
ये यूज करेंगे। देखो कोई शौक नहीं होता है जो हम इसके आगे लिखेंगे, रीजन होता है तभी लिखना पड़ता है, ठीक है। तो यही रीजन है कि समाकलन अंश का होता है, हर का नहीं होता है। तो इसको अंश में हम लेके चलेंगे। कैसे जाएगा, पहले 1 को कैंसिल कर लो, x के बटे 1 प्लस का कॉस, यहाँ पे देखो प्लस, ये वाली कैलकुलेशन यूज होगी। तो कोण का क्या होता है, आधा होता है, 2 थीटा है, थीटा आएगा, यहाँ पे x है तो x/2 आएगा, ठीक है। 2 कॉस स्क्वायर x/2 -1, ठीक है। और यहाँ पर हम dx लिख देते हैं, 1 से 1 कट गया। अब ये 2 जो नज़र आ रहा है आपको आगे लिख लेंगे और इसका व्युत्क्रम कर लेंगे, तो x सेक स्क्वायर x/2 बन जाएगा। फार्मूला लगा लेंगे, आंसर शीट आ जाएगी। चलो भाई इसको हम रफ कर देते हैं और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देख लो i बराबर 1/2, ये जो 2 है ना नीचे आगे ले लिया, ठीक है। अब इसका व्युत्क्रम बताओ, सेक स्क्वायर x/2 आपको लिख देना है। अब आइलेट का यहाँ पे यूज़ कर लो, आइलेट का यूज़ कर लो। तो a मिला पहले और ये क्या है t, a पहले मिला x और t बाद में मिला, तो इसको फर्स्ट और इसको सेकंड, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, फार्मूला याद होगा, बताओ फार्मूला। फर्स्ट को ऐसे रखेंगे, सेकंड का समाकलन, सेक स्क्वायर का क्या होता है, 10 होता है 10, लेकिन यहाँ पर चर चेंज है तो अपान में आपको अपकलन करना है, अपकलन अपान में करना, इतना ध्यान रखना, और अचर ही निकलना चाहिए। तो रैखिक का अपकलन करते हैं तो संख्या ही मिलती है, तो रैखिक है x की घात 1, तो अपकलन करोगे 1/2 मिलेगा नीचे, फिर माइनस के बाद में अपकलन करो, फर्स्ट जिसे माना उसका अपकलन, सेकंड जिसे माना उसका समाकलन। तो यहाँ पर हो चुका है, वही लिख दो, 10x/2 के अपान में 1/2 और यहाँ पे dx लिख लो, ठीक है। थोड़ा सरल करेंगे, 2 ऊपर ले लेंगे, ठीक है। उसके बाद 10x/2 का लगाएंगे फार्मूला, ठीक है। अब मेरे प्यारे बच्चों देख लो, एक लाइन यहाँ पे लिख देते हैं, 1/2, 2 ऊपर लिखेंगे तो 2x इंटू में 10x/2 हो जाएगा, माइनस 2 ऊपर जाएगा, आगे लिख लो 10x/2 और dx, ठीक है। अब आपको क्या करना है, 2 कॉमन ले लेना है, ये कट जाएगा नीचे 2 जो लिखा है ना, ठीक है। इसको हम रफ करेंगे और आगे बढ़ते हैं, इतना आपको नोट कर लेना है। तो i बराबर 1/2, ठीक है। हमने क्या ले लिया, 2 कॉमन ले लिया, यहाँ पे क्या बचा, x, 10x/2 बचा। यहाँ पे आ जाओ, 10 का बताओ, समाकलन बताओ, 10 का क्या होता है, log sec x होता है, ठीक है। log मोड में आपको लिखना है सेक इतना, ठीक है। लेकिन चर यहाँ पे चेंज है तो अपकलन होगा अपान में, इसी के कर लो अपान में अपकलन, तो x/2 का अपकलन 1/2, ठीक है। और सी को जोड़ दो, समाकलन जब हो जाता है सी को जोड़ दिया जाता है। चलो इतना नोट कर लो, अब आगे बढ़ते हैं, इसको हम रफ कर देते हैं, ठीक है। रफ हो गया, अब आगे देख लो, इस 2 से 2 काट लो, तो i बराबर x 10x/2, इस 2 को ऊपर लेके जाओ, माइनस का 2 log मोड में आपको सेक लिख देना है और प्लस सी, ये आंसर शीट आ गई। 2 प्रश्न कंप्लीट हो गए। अब अगला प्रश्न जो है देख लो, ये गा रैखिक प्रोग्रामन से लिया गया पाठ 12 से, तो इसको बाद में लगाएंगे, ये थोड़ा इस पे ज़्यादा घेरता है। अगला प्रश्न देख लो, ये घा, मेरे प्यारे बच्चों ये प्रश्न रिपीट हुआ है, कहाँ पे हो चुका है, 2017 का दूसरा सेट है और प्रश्न बताया 5वें का खा, तो कर लेना है इसको, ये रिपीट प्रश्न हुआ है, ठीक है। अगला जो प्रश्न है ये भी रिपीट हुआ है, कहाँ पे हो चुका है, 2020 का 7वां सेट है और सेट कोड है 324YZ और प्रश्न बताया है छठे का आड़ा, तो इसको भी कर लेना, ये रिपीट प्रश्न हुआ है क्योंकि 2020 के 7 सेट और 2019 के 7 सेट और 2018 के भी 7 सेट कंप्लीट करवा चुके हैं। इस क्लास में हम 2017 का सेट 4 कंप्लीट करवाएंगे, ठीक है ना। तो ये रिपीट प्रश्न हो रहे हैं, ठीक है, तो आप लोग दोबारा प्रैक्टिस कर लेना। मेरे प्यारे बच्चों पेपर में यही प्रश्न मिलेंगे आपको, क्योंकि रिपीट प्रश्न हो रहे हैं, इसका मतलब क्या है, यहाँ से नहीं आएगा तो फिर कहाँ से आएगा, यहीं से आएगा,
मिलेगा आपको पेपर में 100%। ऐसा कोई प्रश्न नहीं मिलेगा जो पेपर से आउट चला जाए, ये मेरा आपसे वादा है। अगला प्रश्न जो है ये भी रिपीट हुआ है, कहाँ पे हो चुका है, 2020 का 7वां सेट है और सेट कोड है 324YZ और प्रश्न बताया है छठे का खा, तो इसको कर लेना। अब रैखिक प्रोग्रामन का करवाते हैं, मजा आएगा भाई। इसको हम रफ कर देते हैं, आपको देख लेना है प्रश्न में अधिकतम लिखा है कि न्यूनतम लिखा है, क्योंकि सबसे पहले हमें अधिकतम जेड या फिर न्यूनतम जेड लिखना पड़ता है। पहले यहाँ पे नंबर हम चेंज कर देते हैं, कौन सा है गा, ठीक है। तो यहाँ पर पूरे प्रश्न में देख लो, कहीं ना कहीं लिखा हुआ मिल जाएगा, यहाँ पे लिखा हुआ मिला है अधिकतम लिखा है। तो सबसे पहले आपको क्या लिख लेना है, अधिकतम जेड। कैसे लिखना है, दिया गया है वही छापो, 150x फिर प्लस 150x हो गया, फिर 250y। अब इसके बाद क्या लिखना है, अवरोध। अवरोध भी बोलते हैं, व्यवरोध भी बोलते हैं, प्रतिबंध भी बोलते हैं, अस्मिकाएं भी बोलते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ दिख रहा है, अवरोधों। तो अवरोध कितने दिए गए हैं, 1 2 3 4, 4 अवरोध हैं, लिख लो, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं अवरोध। पहला देख लो, x प्लस का y लेस देन इक्वल 24, दूसरा है 2x प्लस का y लेस देन 32। ये मिक्स करके दे दिए गए हैं, मिक्स करके दे दिए गए, इनको अलग अलग चाहो तो लिख लो या फिर ऐसे ही लिखो, बाद में हम अलग अलग लिखेंगे, ठीक है। अब इसके बाद आपको पता है डेटा, प्रश्न से डेटा लिखने के बाद में क्या लिखा जाता है, अस्मिकाओं को समीकरण के रूप में लिखने पर यही लिखा जाता है, क्योंकि पार्ट 12 जब हमने कंप्लीट करवाया तो आपको पूरी जानकारी है करना क्या होता है इन जैसे प्रश्नों में, ठीक है। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा आपको, अस्मिकाओं को समीकरण के रूप में लिखने पर, अस्मिकाओं को समीकरण के रूप में लिखने पर। चलो भाई लेस देन हटा दो, x प्लस वाई बराबर 24। इसके बाद में क्या करते हैं, अंतःखंड बनाते हैं, x अपान ए प्लस वाई अपान बी बराबर 1। बराबर 1 चाहिए, तो यहाँ पे क्या है, बराबर में 24 है, तो 1 कैसे मिलेगा, 24 को नीचे लाएंगे 1 मिल जाएगा। तो x प्लस का y के बटे 24 बराबर 1, ठीक है। अब क्या करेंगे, हमें प्लस लाना है बीच में, तो 24 जो है x के बटे लिख देंगे, y के बटे 24 लिख देंगे, तो पहला अंतःखंड बन जाएगा। इतना नोट करो, अब उस तरफ हम रफ करेंगे और आगे बढ़ाएंगे, जल्दी नोट कर लो मेरे प्यारे बच्चों। रफ हो गया, अब आपको यहाँ से लिख लेना है, x के बटे 24 प्लस y के बटे 24 बराबर 1। तो मेरे प्यारे बच्चों पहला अंतःखंड ये बन चुका है। अब यहाँ पर देख लो, 2x प्लस वाई लेस देन इक्वल कितना है, 32। तो लेस देन हटा दो, बराबर आपको यूज करना है, ठीक है। 2x प्लस का y बराबर 32। अब 32 को नीचे लाएंगे, क्योंकि हमें बराबर क्या चाहिए, 1 चाहिए, अंतःखंड बनाना है, ठीक है। अब बीच में हमको क्या चाहिए, प्लस चाहिए ये, तो 32 जो है 2x के बटे लिखना है, y के बटे 32 लिखना है, अलग अलग लिखेंगे, बराबर 1 काट लो, x के बटे 16 प्लस y के बटे 32 बराबर 1, ये दूसरा अंतःखंड बन गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो मिक्स दे दी गई हैं, एक ही में दोनों अलग अलग लिखना है, तो x बराबर 0 अलग लिखो, नंबर 3 डाल दो, y बराबर 0 अलग लिखो, नंबर 4 डाल दो। इतना लिखने के बाद में क्या करते हैं, z बराबर 0 पुट z बराबर 0, यहाँ से आपको बिंदु निकालना है, क्योंकि डब्बा बनेगा, यहीं से आंसर शीट भी निकलती है। तो z का मान देख लो कितना है, 150x प्लस का 250y, 150x 250y, ठीक है। तो यहाँ पर देख लो, बिंदु निकालने के लिए 250y को पक्षांतर करेंगे उस तरफ, तो निगेटिव का हो जाएगा, 150x बराबर माइनस का 250y, 0 से 0 काट लो, तो x के बटे y बराबर 25 बटे 15, 5 25 5 3 15, तो x के बटे y कितना निकला, -5 बटे 3, तो x कामा y बराबर माइनस का 5 कामा 3, ठीक है, बिंदु पता चल गया। अब इतना नोट करो, इस तरफ हम क्या करेंगे, डायग्राम बनाएंगे, तो रफ करेंगे पहले इसको।
ठीक है, रफ हो गया मेरे प्यारे बच्चों। अब आपको स्केल निकाल लेना है, डायग्राम की तैयारी करेंगे। ठीक है, तो ऊर्ध्वाधर रेखा हम खींच लेते हैं यहाँ पे, ये ऊर्ध्वाधर रेखा खींच गई। अब क्षैतिज रेखा हम खींचेंगे, ये क्षैतिज रेखा खींच ली। ठीक है, यहाँ पे आपको लिख देना है एक्स अक्ष, और यहाँ पर इसका अपोजिट एक्स डैश लिख देना है। यहाँ पर आपको वाई अक्ष लिख देना है और यहाँ पर वाई डैश लिख देना है। अब आपको अंतराल लेना है, अपने पास से नहीं लेते हैं, अंताखंड से लिए जाते हैं। तो देखो अंताखंड कितने हैं, 1 2। पहले एक्स के नीचे देखें कितना है, यहाँ पे 24 है, यहाँ पे 16 है, दोनों ही धनात्मक हैं और अधिकतम मिला 24। तो अंतराल आपको 2 से ले लेना है, आराम से मिल जाएगा। 2 से लेना है तो कितना, 12 लाइनें करना पड़ेंगे। 2 से अगर लेना है 12 लाइनें करना पड़ेंगी। अगर 4 से अंतराल लेना है तो 6 से 6 बार चला जाएगा, 4 छंग 24। तो मेरे प्यारे बच्चों अंतराल आपको 4 से रखना है, आराम से ग्राफ पे आ जाएगा। 6 लाइनें आपको धनात्मक एक्स अक्ष पे लेना है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 लाइनें हमने कर ली धनात्मक एक्स अक्ष पे। ठीक है, अब बाई के नीचे देख लो कितना है, 24 है, 32 है। तो लास्ट वाला देखो 32 है धनात्मक, 4 8 32, 8 लाइनें करना है आपको धनात्मक बाई अक्ष पे। 1 2 3 4 5 6 7 1 8, 8 लाइनें आपको करना है। ठीक है, अब इसके बाद में आपको अंताखंड खींच लेना है। पहला अंताखंड देख लो, एक्स के नीचे 24 है, तो 4 छंग 24, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे मिल जाएगा 24,0। एक्स के नीचे है ना, ठीक है, बाई के नीचे 24 है, 6 लाइनें गिन लो, 1 2 3 4 5 6, 0,24। 2 बिंदुओं से एक रेखा खींची जाती है, तो खींच लो 2 बिंदुओं से एक रेखा, 2 बिंदुओं से एक रेखा खींची जाती है, ये लो खिंच गई, नंबर 1 डाल दो। दूसरा अंतःखंड देख लो, एक्स के नीचे 16 है, तो कितनी लाइनें गिनना है धनात्मक एक्स अक्ष पे, 4, 1 2 3 4, यहाँ पे मिल जाएगा 16,0। बाई के नीचे 32 है, लास्ट में मिलेगा 0,32। ठीक है, 2 बिंदुओं से एक रेखा खींची जाती है, खींच लो। 2 बिंदुओं से एक रेखा खींची जाती है, खींच लो। इसे नंबर 2 डाल दो। और नंबर 3 कहाँ पे मिलेगी, x बराबर 0, ये बाई अक्ष दिख रहा है खड़ा खड़ा, यहाँ पर आपको मिल जाएगी, तो नंबर 3 डाल दो यहाँ पे। बाई बराबर 0 कहाँ पे मिलेगा आपको, ये x अक्ष दिख रहा है बिछा बिछा, यहीं पे मिल जाएगा। तो चाहे कहीं नंबर डाल दो, 4 यहाँ पे डाल देते हैं। ठीक है, अब आपको डब्बा बनाना है। ये x का मान -5 है और y का मान 3 है। अगर हम बिंदु की बात करें तो इसका आपको कैसे अंतराल यूज करना है, जो अंतराल आपने लिया है ना 4 से, अगर बिंदु की बात करेंगे तो 1 2 3 करके ही आपको गिनना है। पिछली कई क्लास में हम आपको बता चुके हैं रैखिक प्रोग्रामन के प्रश्न में कि बिंदु अगर आपको दिखाना है तो 1 2 3 करके ही आपको गिनना है, इतना ध्यान रखना है। जो अंतराल ये है ना 4 से, चाहे 10 से हो, चाहे 20 से हो, चाहे 15 से हो, उससे मतलब नहीं। बिंदु की अगर बात आएगी तो 1 2 3 करके ही गिनना है, इसी अंतराल को अगर यूज करोगे। या फिर इसका अलग अंतराल ले लो, डब्बा छोटा बनेगा। अगर ये अंतराल यूज कर रहे हो तो डब्बा बड़ा बनेगा। डब्बा चाहे छोटा बनाओ चाहे बड़ा बनाओ, आंसर शीट में अंतर नहीं पड़ता है, तो इसका अंतराल हम अलग ले लेते हैं। ठीक है, तो इसको हम डिवाइड कर लेते हैं। और इतना ध्यान रखना है, आंसर शीट जो मिलेगी, मतलब जो बिंदु निकलेगा अंतःखंड से, जो अंतराल आपने लिए हैं ना, उसी से आंसर शीट निकलेगी। तो इसका थोड़ा सा हम डार्क कर देते हैं। ठीक है, ये मार्कर ले लेते हैं दूसरा, क्योंकि ये थोड़ा चल नहीं रहा है। चलो भाई, तो बाई का मान देख लो 3 है, 1 2 3। ठीक है, एक्स का मान -5 है, इतनी दूरी पर ऋणात्मक एक्स अक्ष पे लेना है, 1 2 3 4 5। ठीक है, थोड़ा डार्क कर देते हैं, आपको समझ में आ जाए। ये डार्क हमने ले लिया। ठीक है, अब डब्बा बनाएंगे, तो यहाँ पर क्या करेंगे, ऐसे करके डब्बा बनेगा, 1 2 3। ठीक है,
डब्बा जरूर आपको सीखना है, क्योंकि इसी से तो आंसर शीट पता चलेगी। माइनस का 5 कामा कितना है 3। ठीक है, ये जेड बराबर 0 जो लिखा है ना, मूल बिंदु से होकर जाती है रेखा, तो मूल बिंदु से होकर जाती है, तो मूल बिंदु से ये लो। ठीक है, थोड़ा देख लो यहाँ पे, समझ लो, जेड बराबर 0। अब आपको तीर लगाना है, बताते हैं कैसे आपको तीर लगाना है। देखो, ये जो बना था अंतःखंड किससे बना था, इससे बना था, यही तो अवरोध था ना। तो यहाँ पे क्या है, लेस देन इक्वल है, तो लेस देन इक्वल पे अंदर तीर आपको लगाना है, क्योंकि जिस अवरोध का अंतःखंड बनता है, ठीक है, उसके लिए ट्रिक है, लेस देन इक्वल पे अंदर तीर लगाना है, ग्रेटर देन इक्वल पे बाहर तीर लगाना है। तो लेस देन इक्वल है, अंदर तीर लगाना है, कहने मतलब है मूल बिंदु की तरफ आपको तीर की दिशा देनी है। नंबर 1 रेखा, ये है नंबर 1 रेखा, ठीक है, मूल बिंदु की तरफ तीर की दिशा आपको देनी है। ठीक है, अब देखो मेरे प्यारे बच्चों, दूसरा अंतःखंड किससे बना था, 2x प्लस का y लेस देन इक्वल 32, इसी से बना था दूसरा अंतःखंड। यहाँ पर भी लेस देन इक्वल है, तो नंबर 2 जो रेखा है ना, उसके भी अंदर तीर लगाना है आपको, मूल बिंदु की तरफ आपको तीर की दिशा देनी है। चलो भाई, तीर की दिशा दे देते हैं, ये लो। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद में देखो नंबर 3, x बराबर 0, ये कहाँ से लिखा था, x ग्रेटर देन इक्वल 0, तो इसके लिए कोई ट्रिक नहीं है। ट्रिक उसी के लिए जिसका अंतःखंड बनता है, इसके लिए ट्रिक नहीं है। आपको समझना है कि x का मान हमें 0 या 0 से बड़ा लेना है, किस तरफ लेना है, जिस तरफ लेना है उसी तरफ आपको तीर दिखा देना है। नंबर 3 यही है, तो x का मान 0 या 0 से बड़ा लेना है, तो उस तरफ आपको लेना है, तो इसके तीर हम लगा लेते हैं। ठीक है, अब नंबर 4 देख लो, y बराबर 0, ये कहाँ से लिखा था, y ग्रेटर देन इक्वल 0 से लिखा था। इसके लिए भी ट्रिक नहीं है, आपको समझना है कि y का मान हमें 0 या 0 से बड़ा लेना है, तो किस तरफ लेना है, जिस तरफ लेना है उसी तरफ आपको तीर लगाना है, तो ऊपर ही मिलेगा। यही नंबर 4 है, y का मान 0 या 0 से बड़ा ऊपर मिलेगा, तो ऊपर आपको ऐसे करके तीर लगाना है। तीर चाहे पास पास लगा लो, चाहे दूर दूर, चाहे छोटे छोटे लगा लो, चाहे बड़े बड़े, अंतर नहीं पड़ता है। ठीक है, छायांकित करने में तो आपको छायांकित करना है, कहाँ पे होगा, जहाँ पे सारे के सारे तीर मिल जाते हैं वहीं पे छायांकित होता है, यहाँ पर होगा। अब दूसरा तरीका सीख लो, आपके पास 2-3 पटरी हों, अगर 2-3 पटरी हैं तो पहली पटरी यहाँ पे रखो, इस रेखा ने बोला आगे छायांकित होगा, पीछे नहीं होगा। अब दूसरी पटरी आपको यहाँ पे रख लेना है, नीचे छायांकित नहीं होगा, ऊपर होगा। इस रेखा ने क्या बोला, अगर यहाँ पर आप पटरी रखोगे तो इसने बोला है नीचे छायांकित नहीं होगा, ऊपर होगा। 2 पटरी आपने रख ली, अब तीसरी पटरी यहाँ पे रख लो। इस रेखा ने क्या बोला, पीछे नहीं होगा, आगे होगा। अब एक पटरी यहाँ पे रख लो, एक पटरी कहाँ पे रख लो, यहाँ पे रख लो। इसने क्या बोला, पीछे नहीं होगा, आगे होगा। तो ऐसे करके आपने पटरी रखी, ठीक है, और यहाँ पर रखी, तो यही तो छायांकित होगा। तो दूसरा तरीका बढ़िया है, गलत नहीं हो सकता है। जब छायांकित करोगे 2-3 पटरी होना चाहिए आपके पास। ठीक है, तो ये छायांकित होगा, हम कर देते हैं छायांकित। और नाम आपको पता हो छायांकित का, पहले हम छायांकित कर देते हैं, फिर हम लिख देते हैं इसका नाम भी। ये रेखाओं से मेरे प्यारे बच्चों घिरा हुआ है, तो रेखाओं से घिरा हुआ है तो क्या बोलेंगे, सुसंगत क्षेत्र परिबद्ध है। पहले इसको हम रफ करेंगे, फिर यहाँ पर लिख देते हैं सुसंगत, क्या लिखेंगे यहाँ पे, मार्कर चेंज कर लेते हैं, सुसंगत क्षेत्र परिबद्ध है। परिबद्ध का मतलब क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, बाउंडेड होता है। ठीक है, अब बाउंडेड हो के आसपास, छायांकित के आसपास आपको बिंदु देखना है, कितने हैं, जितने हो, हमको क्या, एक बिंदु लेना है, उसी से आंसर शीट निकलेगी। तो छायांकित के आसपास एक बिंदु ये है, दूसरा बिंदु ये है, तीसरा बिंदु ये है, और चौथा बिंदु ये है। मेरे प्यारे बच्चों समझ गए। तो मूल बिंदु तो लेते नहीं हैं, इन 3 बिंदु में एक बिंदु आपको मिलेगा, अधिकतम आपको बिंदु लेना है। बताएंगे कैसे लेना, पहले उसको हम रफ कर देते हैं। मेरे प्यारे बच्चों रफ हो गया, अब आपको स्केल निकाल लेना है, बिंदु ढूंढना है अधिकतम।
तो पटरी आपने निकाल ली। अब आपको क्या करना है, ये जेड वाली जो रेखा है इस पे पटरी रख लेना है और आगे बढ़ाना है। जो सबसे बाद में बिंदु मिलेगा वही रहेगा अधिकतम बिंदु। ठीक है, तो आगे बढ़ाते हैं। सबसे बाद में कौन सा मिलेगा मेरे प्यारे बच्चों? शायद ये दिख रहा है। चलो भाई फिर एक बार ट्राई करते हैं, आगे बढ़ाते रहो। कौन सा मिलेगा सबसे बाद में? सबसे बाद में ये मिलेगा। ठीक है, दोनों एक साथ भी मिल सकते हैं। अगर दोनों एक साथ अगर मिल जाते हैं तो आंसर शीट सेम निकलेगी, इतना ध्यान रखना है। आपको एक बिंदु लिख देना है या ग्राफ पे बनाओगे तो सटीक पता चलेगा। मेरे पास ग्राफ नहीं है तो हम एक ही बिंदु लिखेंगे। अगर आप ग्राफ पे बनाओगे दोनों बिंदु मिल रहे हैं तो दोनों लिख देना, किसी एक बिंदु पर अधिकतम जेड निकाल लेना। आंसर शीट सेम निकलती है चाहे कोई सा बिंदु यूज करो, अगर दो मिल रहे हैं एक साथ। यहाँ पर देखो कौन सा मिला है, सबसे बाद में ये बिंदु मिला है। ठीक है, फिर एक बार ट्राई करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, आगे बढ़ाते हैं ऐसे करके। सबसे बाद में कौन सा मिला है? ये वाला मिला है। ठीक है, तो यहाँ पर हम समांतर रेखा खींच लेते हैं। समांतर रेखा से ये पता लग जाता है ये जेड की रेखा से ये बिंदु कितनी दूरी पर है। समझ में आ गया होगा, जो सबसे बाद में बिंदु मिलेगा वही हम लेंगे अधिकतम बिंदु। तो यहाँ पर लिख देते हैं अधिकतम बिंदु कितना मिला है? 0,24। ठीक है, तो x का मान हमें यहाँ पे 0 और y का मान 24। अब अधिकतम z का मान निकाल लो। अधिकतम z कितना था? प्रश्न में कितना दिया था? 150x प्लस 250y। ठीक है, 150x प्लस का 250y। थोड़ा यहाँ से हल करते हैं। 150x का मान 0 है, 250y का मान 24 है। ठीक है, अब आपको गुणा करना है इसका 0 प्लस 0 ऐसे ही रखो। अब 25 का 24 में गुणा करो। 25 चक्कू कितना होगा? 100। तो 10 हासिल में लगाए, 25 दूना 50। अब जोड़ लो कितना मिला? 6000। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 6000। आंसर शीट कितनी निकली है? 6000। तो ये प्रश्न जो है कंप्लीट हो गया 5। अब प्रश्न नंबर 6 कंप्लीट करवाएंगे, इतना नोट कर लो जल्दी। अब आपको प्रश्न छठे का देख लेना है। यहां पर बताया गया है अनिश्चित समाकलन का मान ज्ञात कीजिए। ज्ञात करवाते हैं, पहले यहां पे लिख लो प्रश्न छठे का हल। आपको i के बराबर लिख लेना है। अंश में बताया है 1 प्लस साइन एक्स है और हर में 1 प्लस का कॉस एक्स, और इनटू में क्या है? e की घात x। ठीक है, और इनटू में dx। मेरे प्यारे बच्चों थोड़ा सा बेसिक आपको समझ लेना है, उसके बाद इस फलन का समाकलन करना है। देख लो यहाँ पे बता देते हैं कि कौन सा रूल यूज होगा। आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा, e की घात x में इनटू में 2 पद मिलते थे। इनटू में 2 पद मिलते थे ऐसे करके। तो अगर इसका हम अपकलन कर दें तो ये मिल जाएगा। fx का अपकलन क्या होता है? f डैश x होता है। तो इसका अपकलन करने पर ये मिलता है। तो आपको क्या करना है? e की घात x का गुणा करके fx में लिख देना है, आंसर शीट आ जाएगी। देखो कैसे हम आपको बताते हैं। e की घात x इंटू में fx प्लस c, इस फार्मूले का यूज यहाँ पे होगा। कैसे करोगे? यहाँ पर तो एक पद है और यहाँ पर कितने पद है? 2 पद हैं। तो 2 पद आपको बनाना है और ध्यान रखना है आपको इस प्रकार का कहीं पर फलन मिल जाए, e की घात x मिल जाए और इनटू में आपको 2 पद मिल जाए, या एक पद मिल जाए, 2 पद बना लो। तो इस प्रकार का कहीं आपको फलन मिल जाए तो ये फार्मूला आपको यूज करना है। ठीक है, 2 पद बनाते हैं। मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है? 1 प्लस कॉस एक्स दिख रहा है। तो कॉस एक्स का फार्मूला आपको ऐसा लगाना है कि 1 कट जाए। तो कैलकुलेशन तो आपको ध्यान है ना, जो हमने आपको बताई थी 100% अवकलन और समाकलन में यूज होती है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? प्लस है तो कॉस का फार्मूला कॉस के पदों में लगाएंगे, तब 1 कट जाएगा। तो देख लो 2 कॉस स्क्वायर कोण का आधा करना है, x है तो x/2 - 1। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, नीचे तो कट जाएगा लेकिन अब ऊपर देख लो। ऊपर मेरे प्यारे बच्चों क्या करना है? यहाँ पर x दिख रहा है
कोण का आधा करना है, क्योंकि ये बोलेगा, साइन बोलता है, किससे बोलेगा, नीचे वाले से, कॉस से बोलेगा। अगर आपने कोण आधा किया है तो हम भी करेंगे। तो फार्मूला आपको लगाना है साइन 2 थीटा का, कोण का आधा होता है, ठीक है। तो देख लो 1 प्लस का 2 साइन x/2 इंटू में कॉस x/2, ठीक है। ये फार्मूला हमने यहाँ पे यूज कर लिया। अब मेरे प्यारे बच्चों, इस फार्मूले में e की घात x पहले लिखा जाता है, तो यहाँ पर बाद में तुम पहले लिख लो e की घात x ऐसे करके, अब 1 से 1 काट दो, ठीक है। अब आपको क्या करना है, 1 के बटे इतना लिखना है, फिर इसके बटे इतना लिखना है, 2 पद मिल जाएंगे। फिर चेक करेंगे, किसी एक पद का अवकलन करेंगे, अगर दूसरा पद मैच होता है तो e की घात x में इंटू में करके लिख देंगे, आंसर शीट आ जाएगी, ठीक है। पहले 2 पद बना लो, उसके बाद फार्मूले का यूज करेंगे। तो 1/2 कॉस स्क्वायर x/2, ठीक है। अब यहाँ पे प्लस है 2 साइन x/2 इंटू में कॉस x/2, अपान में लिखना है 2 कॉस स्क्वायर x/2, ठीक है ना। और ब्रैकेट यहाँ पे लगा लो और यहाँ पे dx। अब मेरे प्यारे बच्चों, इसका व्युत्क्रम आपको बताना है, इसे तो ऐसे ही लिखो, इसका व्युत्क्रम क्या होता है, सेक स्क्वायर आपको लिखना है, ठीक है। 2 से 2 कट गया, एक घात कॉस की कट गई, क्या मिल गई वहाँ पर, 10x/2 मिल गया, ठीक है। अब बताओ 2 पद हैं, किसी एक पद का अवकलन आपको करना है, चाहे इसका करो तो ये मिल जाए, इसका करो तो ये मिल जाए, अगर इसका अवकलन करोगे तो ये मिल जाएगा, ठीक है। तो करके दिखाते हैं यहाँ पे अवकलन, 10x/2 का अवकलन करो, क्या होगा, सेक स्क्वायर x/2, फार्मूला याद होगा आपको, 10x का अवकलन क्या होता है, सेक स्क्वायर। अब यहाँ पर चर चेंज है, कैसे मैच करेंगे, d के पास में x और यहाँ पर कोण x/2, तो x और x/2 चर चेंज है, चर चेंज नहीं दिख रहा है, x और x/2 चेंज है, तो दोबारा अवकलन होगा। इसका करना है x/2 का, करोगे 1/2 निकलेगा, आगे लिख दो, तो ये मैच हो गया। e की घात x का इंटू करना है 10x/2 में और लिख देना है, आंसर शीट आ जाएगी, ठीक है। इसको हम रफ कर देते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, आपको फार्मूला भी लिखना है, नहीं तो नंबर काट लेगा। तो जो फार्मूला यहाँ पे यूज कर रहे हो, यहाँ पे लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है। e की घात x इंटू में fx प्लस का c, ये फार्मूला हम यूज कर रहे हैं। अब लिख दो डायरेक्ट, i बराबर e की घात x का इंटू किस में करना है, इसमें 10x/2 में, हो गया समाकलन, c को जोड़ दो। ये प्रश्न कंप्लीट हो गया। अब अगला प्रश्न जो है कंप्लीट करवाएंगे, इसको हम रफ कर देते हैं, नोट करते रहा करो, ठीक है। इतना टाइम नहीं होता है कि अलग से आपको टाइम दें नोट करने का, और इतना ध्यान रखना है स्क्रीनशॉट ना लेना। स्क्रीनशॉट लेने से क्या होता है, बुद्धि कमज़ोर होती है, पेन से कॉपी पे नोट करते रहना है, तो बुद्धि इंक्रीज होती है जो भगवान ने दी है, ठीक है। अब यहाँ पर अगला नंबर देख लो, यहाँ पे हम डाल देते हैं खा। यहाँ पर क्या बताया गया है, अवकल समीकरण dy/dx बराबर साइन x प्लस वाई और प्लस कॉस x प्लस वाई को हल कीजिए। तो एक कोटि एक घात के अवकल समीकरण को हल करने की कितनी विधि हैं, 3 विधि हैं, जिनमें से एक विधि यूज होगी। अब कौन सी होगी वो हम आपको बताएंगे। पहले एक कोटि एक घात के अवकल समीकरण को लिख लो, तो यहाँ पे लिख देते हैं अवकल समीकरण dy/dx के बराबर है साइन x प्लस का y प्लस का कॉस x प्लस का y। अब हम 3 विधि यहाँ पे लिख देते हैं, फिर बताएंगे कौन सी विधि यूज होगी। पहली विधि है चरों को पृथक करने की विधि। अब दूसरी विधि देख लो, दूसरी विधि है समघातीय अवकल समीकरण, समघातीय अवकल समीकरण। अब तीसरी विधि रैखिक अवकल समीकरण, रैखिक अवकल समीकरण। अब चेक करवाते हैं कौन सी विधि यूज होगी। पहली विधि देख लो,
चरों को पृथक करने की विधि। इस विधि का कैसे यूज होता है, x का पद dx के अगर पास है और y का पद dy के पास है तो ये विधि यूज हो जाएगी। तो देख लो, अगर हम ये दोनों पद हैं, देखो तोड़ नहीं सकते हो, दो पद तोड़ नहीं सकते हो, जो भी जाएंगे जहाँ जाएंगे ये दो पद एक साथ जाएंगे। अगर हम dy के नीचे लिखेंगे तो यहाँ पर x भी है y भी है और केवल और केवल चर y होना चाहिए, तो ये विधि यूज होगी। तो मेरे प्यारे बच्चों ये विधि पहली नहीं यूज होगी। और दूसरी विधि चेक करते हैं, समघातीय अवकल समीकरण। समघातीय अवकल समीकरण में क्या होता है, हर एक पद की समान घातें होना चाहिए। तो अगर बात करें साइन और यहाँ पे कॉस x प्लस वाई, तो हमें साइन की घात नहीं देखना, चर x और y की देखना है। तो कोण में हम घात देखते नहीं हैं, इतना ध्यान रखना है, कोण में घात नहीं देखी जाती है। तो नहीं देखी जाती है, समघातीय अवकल समीकरण यूज नहीं होगा। अब आ जाओ रैखिक अवकल समीकरण। रैखिक अवकल समीकरण दो होते हैं, यहाँ पे देख लो, पहला dy अपॉन डी एक्स प्लस का पी वाई बराबर क्यू। तो अगर पहला बात करें और दूसरा बात करें तो यहाँ पर देख लो, दो y चाहिए हैं, एक d के पास में एक दूसरे पद में। तो यहाँ पर y है, यहाँ पर देखो एक यहाँ पे एक यहाँ पे, मतलब एक दो तीन y हैं। तो ये पहला रैखिक अवकल समीकरण यूज नहीं होगा। जैसा पहला आपने यूज करके देखा है वैसे ही दूसरा देखना है। यहाँ पे कितने x हैं, दो x है, ठीक है, दो ही x होना चाहिए। तो यहाँ पर d के पास में एक है, दो तीन x हैं, तो ये भी यूज नहीं होगा। अब तीनों विधि यूज नहीं हो रही हैं और एक कोटि एक घात का अवकल समीकरण आपको हल करना है। जब तीनों विधि यूज ना हो तो प्रतिस्थापन विधि का यूज करना है, x प्लस वाई को t मानना है, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, प्रतिस्थापन विधि का यूज होगा। जब तीनों विधि यूज ना हो फिर आपको प्रतिस्थापन विधि से x प्लस वाई कोण समान है तो उसी को t मानना है। फिर आगे पता चलेगा कि कौन सी विधि यूज होगी, आगे फिर पता चलेगा। पहले x प्लस वाई को t मान लेते हैं, x का अवकलन 1 y का dy अपॉन डी एक्स और t का dt अपॉन डी एक्स, ठीक है। dy अपॉन डी एक्स का यहाँ से मान निकालो, रखेंगे तो dy अपॉन डी एक्स के बराबर क्या आएगा, dt अपॉन डी एक्स माइनस का 1। दो मान आपको रखना पड़ेंगे क्योंकि प्रतिस्थापन विधि जब यूज होती है तो दो मान रखना पड़ते हैं, एक माना है और जो मैचिंग हुई है dy अपॉन डी एक्स के, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसको हम रफ करेंगे। तो dy अपॉन डी एक्स के स्थान पे dt अपॉन डी एक्स आपको रखना है -1 बराबर क्या रखना है, साइन टी और प्लस का कॉस टी। अब 1 को उस तरफ भेज देंगे, एक लाइन लिखेंगे, फिर बताएंगे कि कौन सी विधि यूज करना है। तो साइन टी प्लस का कॉस टी और प्लस का 1। मेरे प्यारे बच्चों अब आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर चरों को पृथक करने की विधि यूज हो जाएगी। ये पूरा हम किसे दे देंगे, dt को दे देंगे, नीचे दे देंगे, देखो यहाँ पे t, यहाँ पे ये चर है, समाकलन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा एक लाइन, चरों को पृथक करने की विधि, चरों को पृथक करने की विधि। चलो भैया इतना नोट कर लो, अब आगे हल करवाते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो चर जो है सेपरेट करेंगे, dt के अपन पूरा लिख लो, साइन टी प्लस का कॉस टी और प्लस का 1 और बराबर में क्रॉस इंटू कर दो dx का, क्योंकि जब चरों को पृथक करने की विधि यूज करते हैं तो 100% dx का क्रॉस इंटू होता है। इतनी जानकारी आपको होना चाहिए। जब चर सेपरेट हो जाते हैं तब उसके बाद में क्या करते हैं, समाकलन करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, मेरे प्यारे बच्चों अब तैयार हो जाओ। समाकलन थोड़ा टफ है, आपको समझना है, टफ नहीं है, अभी बता देंगे कैसे करना है।
मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 1 प्लस दिख रहा है और कॉस भी है, तो 1 कैंसिल हो जाएगा आराम से, क्योंकि प्लस है। कैलकुलेशन आपको ध्यान है कि प्लस है, कॉस का फार्मूला कॉस के पदों में लगा लेंगे, 1 से 1 कट जाएगा। ये कैलकुलेशन आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन यूज होती है जो हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं। dt अपॉन साइन टी, पहले तो हम क्या करेंगे, इसको बाद में लिखेंगे, पहले यहाँ पे देखो इसका फार्मूला कॉस में लगाओ, तो 2 cos स्क्वायर टी अपॉन 2 माइनस 1, कोण का आधा होता है +1, ठीक है। इसका कोण आधा हुआ है, तो ये बोलेगा कॉस बोलेगा साइन से, क्या बोलेगा, अगर आपने कॉस नहीं बोलेगा साइन बोलेगा, साइन बोलेगा कॉस से, साइन बोलेगा कॉस से। अगर आपने कोण आधा किया है तो हम भी करेंगे, तो साइन भी कोण का आधा करेगा, तो 2 साइन टी अपॉन 2 इंटू में कॉस टी अपॉन 2, ठीक है। और बराबर में इसका कर लो समाकलन, सी बाद में जोड़ेंगे, पहले इधर भी समाकलन करना है, ठीक है। 1 से 1 कट गया। अब यहाँ से आपको कॉमन ले लेना है, तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ से कॉमन आपको 2 cos स्क्वायर लेना है। क्या लेना है, cos स्क्वायर कॉमन लेना ज़बरदस्ती, क्योंकि नीचे 10 बन जाएगा, ऊपर सेक बन जाएगा, मतलब सेक स्क्वायर ऊपर बन जाएगा, नीचे 10 बनेगा, टी मान लेंगे, ऊपर वाला मैच हो जाएगा। प्रतिस्थापन विधि का यूज कर लेंगे, या फिर फार्मूले जो प्रतिस्थापन विधि के हैं 2, उनमें से एक यूज कर लेना। फार्मूले में कम टाइम लगता है, प्रतिस्थापन विधि में ज़्यादा टाइम लगता है। तो हमने ज़बरदस्ती कॉमन ले लिया, तो 2 यहाँ से चला गया, 1 घात यहाँ से चली गई, 1 बचेगी, जो 1 बचेगी उसका भाग लगेगा, और यहाँ पर क्या है प्लस का 1, और यहाँ पे dt लिख लो बराबर x लिख लो, ठीक है। 1/2 आगे करके इसका व्युत्क्रम कर लो, तो यहाँ पर हम dt एक बार लिखेंगे, यहाँ पे बंद कर लो, चाहे dt यहाँ पे लिखो चाहे वहाँ पे लिखो, अंतर नहीं पड़ता है आंसर शीट में, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, इतना नोट कर लो। चलो भैया आगे बढ़ते हैं, 1/2 आगे लिख लेते हैं, इसका व्युत्क्रम हो गया सेक स्क्वायर, और यहाँ पर 10 आ गया, 10t अपॉन 2 प्लस का 1, ठीक है। और यहाँ पे dt बराबर में x। अब देखो प्रतिस्थापन विधि का नहीं यूज करेंगे, उसका फार्मूला यूज कर लेंगे, 1 घात में जो बनाया है, इसका अपकलन करो नीचे वाले का, अगर ऊपर वाला मिलता है लॉग के बाद में नीचे वाला लिख दिया जाता है। देख लो फार्मूला बता देते हैं, जैसे f' अपॉन में fx की होल घात 1 के लिए फार्मूला बना है, नीचे वाले का अपकलन करो, ऊपर वाला मिलता है तो लॉग के बाद में नीचे वाला लिखा जाता है, ठीक है। ये फार्मूला यूज होगा। चलो भैया अपकलन करके दिखाते हैं। समाकलन किसके सापेक्ष हो रहा है, t के सापेक्ष, तो अपकलन भी आपको t के सापेक्ष करना है। किसका करना है, 10t अपॉन 2 प्लस 1 का। क्या होता है 10 का सेक स्क्वायर होता है, और 1 का 0 हो जाएगा। अब इसका दोबारा नहीं करोगे t अपॉन 2 का, 1/2 निकलेगा, तो 1/2 ऊपर है, ये वाला ले लो, ठीक है। चलो भैया 1/2 भी मिल गया, और ये भी मैच हो गया, ठीक है। लॉग के बाद में लिख दो डायरेक्ट, ये 1/2 यहाँ पर आ जाएगा, लॉग के बाद में लिख दो log 10 t अपॉन 2 प्लस का 1, ठीक है। और बराबर में x, समाकलन हो जाए दोनों तरफ, c को जोड़ दो, ठीक है। अब t का मान वापस रख दो, log 10, t किसे माना था, x प्लस वाई को माना था, बराबर में x प्लस का c। ये आंसर शीट आ गई मेरे प्यारे बच्चों, नोट कर लो, इसका भी गर्दा उड़ गया। अब अगला प्रश्न देख लो, उसका भी उड़ाते हैं गर्दा, इतना नोट कर लो जल्दी। अब इसको हम रफ कर देते हैं और आगे बढ़ते हैं। नोट करते रहा करो, क्योंकि अलग से टाइम तो हम देते नहीं हैं, यहीं पे नोट करते रहा करो, क्योंकि गणित में एक सेंटेंस है, तेज पढ़ो तेज समझो तेज लिखो, ठीक है। गणित का एक सेंटेंस ध्यान रखो, तेज पढ़ो तेज समझो तेज लिखो। तो यहाँ पे गा, मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर पढ़ लेते हैं, बताया 3 बिंदुओं जिनके स्थिति सदिश क्रमशः इतने 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 हैं से जाने वाले समतल का समीकरण ज्ञात कीजिए। तो मेरे प्यारे बच्चों आपको समतल का समीकरण ज्ञात करना है। यहाँ पर
स्थिति सदिश दे दिए गए हैं, चाहे आपको 3 बिंदु मिल जाते या फिर स्थिति सदिश, फार्मूला सेम लगता है। ठीक है, फार्मूला बताते हैं कौन सा लगाओगे। देखो एक सदिश रूप में है फार्मूला मेरे प्यारे बच्चों, एक सदिश रूप में फार्मूला है वेक्टर आर डॉट ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर, यहाँ से लिख देते हैं वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी। ये सदिश रूप में फार्मूला है। जब 3 बिंदुओं से बता दे, चाहे वो स्थिति सदिश दे दिए गए हों चाहे बिंदु, होकर जाने वाला समतल का समीकरण, तो ये फार्मूला यूज करते हैं। कार्तीय रूप वाला देख लो, कार्तीय रूप में सारणिक में x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1 x2 माइनस x1 x3 माइनस x1 y2 माइनस y1 y3 माइनस y1 z2 माइनस z1 z3 माइनस z1। तो मेरे प्यारे बच्चों आपको ये फार्मूला यूज़ करना है, इसमें कम टाइम लगेगा, कम टाइम लगेगा इस फार्मूले में, और इस फार्मूले में ज़्यादा टाइम लगेगा तो इसका यूज ना करो। ठीक है, जिसमें कम टाइम लगे तो उसी का यूज कर लो फार्मूला। ठीक है, इसको हम रफ कर देते हैं। अब आपको क्या करना है, बिंदु लिखना है, 3 बिंदु जिनके स्थिति सदिश। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लो दिए गए स्थिति सदिश, दिए गए स्थिति सदिश। पहला जो दिया गया है आई कैप प्लस जे कैप दिया गया है, तो आई कैप प्लस का जे कैप, चलो भैया बिंदु बना लो, के कैप नहीं है तो 0। दूसरा देख लो 2j कैप, 2j कैप माइनस का 3k कैप, यहाँ पर आई कैप नहीं है तो 0, जे कैप का गुणांक फिर के कैप का गुणांक। ठीक है, फिर तीसरा देख लो 3i कैप प्लस का 5j कैप माइनस का 7k कैप। मेरे प्यारे बच्चों 357 से आपको सदिश लिख लेना है। यहाँ से बिंदु निकालो 3 5 माइनस 7। अब फार्मूले की आपको हिंदी लिखना है, क्योंकि हिंदी अगर याद है फार्मूले की तभी बता सकते हो कि प्रश्न किस फार्मूले से लगेगा। हिंदी जरूर याद रखना फार्मूले की। ठीक है, चलो इसको हम रफ कर देते हैं, फार्मूला यही लिखेंगे। तो यहाँ पे लिख लो बिंदुओं, या फिर आपको 3 और लिख देना है, क्योंकि फार्मूला जो बनाया गया 3 बिंदु के लिए बनाया गया। 3 बिंदुओं, यहाँ पे क्या लिख लो, 3 बिंदुओं, पहला है इतना, दूसरा है इतना, वह तीसरा है, तीसरा कहाँ गया, ये है 3 5 माइनस 7 से होकर जाने वाला समतल का कार्तीय रूप में समीकरण, कार्तीय रूप में समीकरण। जो फार्मूला है ना कार्तीय रूप में आंसर शीट निकलेगी। तो x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1 x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1 x3 माइनस x1 y3 माइनस y1 z3 माइनस z1। ठीक है, अब मान आपको रखना है, इसको x1 y1 z1 डाल लो, इसको x2 y2 z2 डाल लो, इसको x3 y3 और z3 डाल लो। ठीक है, इतना नोट कर लो। अब आगे बढ़ते हैं, मान रखना है। ठीक है, तो थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है, क्योंकि ये जो है यहाँ से आपको दोबारा से लिखना है। ठीक है, ये रहेगा x1 y1 z1 और ये रहेगा x2 y2 और z2, और ये वाला जो है, ये वाला यहाँ पर है x3 y3 और z3। ठीक है, मान हम रखेंगे, x माइनस x1 1 है, y माइनस y1 1 है,
जेड माइनस जेड वन जीरो है, तो माइनस वन ऐसे ही रखो, क्योंकि एक्स वन है, बाई वन है, जीरो जीरो। अब देखो यहाँ पे x2 x3 का मान यहाँ पे रखना है, x2 का मान 0 है, x3 का मान 3 है। y2 y3 का मान रखना है, y2 का मान यहाँ पे रखो 2 है और y3 का मान 5 है। अब यहाँ पर z2 z3 का मान रखना है, z2 का मान -3 मिला और z3 का मान -7 मिला, ठीक है ना। फिर एक बार मैच कर लो, x2 x3 y2 y3 z2 z3, ठीक है। इतना नोट कर लो। अब प्रसार करके आंसर शीट निकाल लेंगे। इसको हम रफ कर देते हैं और आगे बढ़ते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे थोड़ा सा सरल कर लो, x माइनस वन बाई माइनस वन जेड, यहाँ पे -1, यहाँ पे 1 मिलेगा, यहाँ पे -3 मिलेगा, यहाँ पे 2 मिलेगा, यहाँ पे 4 मिलेगा, यहाँ पर -7 बराबर 0। प्रसार कर लो। किसके सापेक्ष करोगे? जिस पंक्ति में आपको x y z दिख रहा है उसी के सापेक्ष आपको प्रसार करना है, ठीक है। तो r1 के सापेक्ष आपको प्रसार करना है, r1 के सापेक्ष प्रसार करने पर r1 के सापेक्ष आपको प्रसार करना है। पहला अब ये प्लस का उठाना है, इसकी पंक्ति और स्तंभ छुपाना है। इसका इसमें इंटू करेंगे -7, इसका इसमें करेंगे -12 प्लस का 12 मिलेगा, ठीक है। अब ये उठाना है माइनस का, क्योंकि चिन्ह तो याद ही हैं आपको, साड़ी के चिन्ह याद हैं, तो प्लस माइनस फिर प्लस, ठीक है। अब बाई -1 है, इसकी पंक्ति इसका स्तंभ छुपा लो, क्रॉस इंटू करके लिख लो, 7 आया, यहाँ पे प्लस माइनस का 6 मिलेगा, प्लस का 6 आ गया, ठीक है। प्लस का उठा लो जेड, इसकी पंक्ति और स्तंभ छुपा लो, क्रॉस इंटू करेंगे -4 मिलेगा, माइनस के बाद में 2 मिलेगा, बराबर में 0, ठीक है। तो यहाँ से कितना मिला? 5, ठीक है। यहाँ से कितना मिला? 7 6 13, चलो भैया 13 मिल गया, वहाँ पे 6 मिलेगा, बराबर 0। चलो भाई गुणा करके लिख लो, तो 5x माइनस का 5 माइनस का 13y माइनस का 13y प्लस का 13 माइनस का 6z बराबर 0, ठीक है। 13 में से 5 को घटाओ और x y z पास पास लिख दो, आंसर शीट आ जाएगी। इतना नोट कर लो जल्दी। अब इसको हम रफ कर देते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, x वाला पद, फिर इसके बाद में y वाला पद, फिर लास्ट में z वाला पद, ठीक है। 5x माइनस का 13y माइनस का 6z। अब अचर पद लिखना है, 13 में से 5 जाएंगे, 8 मिलेगा प्लस का। ये आंसर शीट आ गई। किस रूप में आई है? समतल का तो समीकरण निकला है, लेकिन कार्तीय रूप में आंसर शीट निकली है। प्रश्न में देख लो, सदिश रूप में मांगी गई है कि कार्तीय रूप में? जिस रूप में मांगी जाए उसी रूप में छोड़ना है। तो यहाँ पे लिखा है समतल का समीकरण ज्ञात कीजिए। बताया नहीं गया प्रश्न में कि सदिश रूप में निकालना कि कार्तीय रूप में। जब प्रश्न में ना बताया जाए सदिश रूप में निकालना कि कार्तीय रूप में, तब आपको दोनों रूप में आंसर शीट निकालना है, ठीक है। दोनों रूप में निकालना। कार्तीय रूप में यहाँ पर आपको दिख रही है, अब सदिश रूप में निकालना है। तो आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ से x y z आपको उठा लेना है धनात्मक, एक सदिश बना लेना है। फिर अदिश गुणन के बाद में यहाँ से विद चिन्ह आपको दिक् अनुपात उठा लेना है। तो 5 मिला, ठीक है, यहाँ से 13 मिला, यहाँ से 6 मिला, 5 माइनस 13 माइनस 6 और प्लस का 8 बराबर में 0, ठीक है। ये क्या होता है? वेक्टर r होता है। अब इसको ऐसे ही लिखो, 5 फिर -13 माइनस का 6 प्लस का 8 बराबर 0। तो ये आंसर शीट आ गई है सदिश रूप में, ठीक है। लिख देंगे, पहले इसको हम रफ कर देते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर लिख लो सदिश रूप। दोनों रूप में आंसर शीट निकालना है जब प्रश्न में ना बताया जाए कि किस रूप में आंसर शीट निकालना है। चलो नोट कर लो, ये कंप्लीट हो गया। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर अगला डाल लो, जो भी है 1 बाय 1 प्रश्न। अब आपको अगला नंबर डाल लेना है। कौन सा है? घा, ठीक है। यहाँ पर क्या बताया गया है? अवकल समीकरण इतने को हल कीजिए। एक कोटि एक घात का अवकल समीकरण दिया गया है।
और हल करना है। कितनी विधि हैं? 3 विधि हैं, जिनमें से एक विधि यूज होगी। बताएंगे कौन सी विधि यूज होगी। पहले आपको लिख लेना है अवकल समीकरण। यहाँ पे लिख देते हैं अवकल समीकरण। पहला पद है 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई प्लस का दूसरा पद है 2xy dx बराबर में cot x dx। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है? cot x और यहाँ पर भी cot x। पहले आपको cot x कॉमन ले लेना है, उसके बाद हम बताएंगे कौन सी विधि यूज होगी। ठीक है, थोड़ा सा सरल कर लेते हैं। पहले 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई बराबर cot x dx, इसको उस तरफ लेके जाएंगे, माइनस का 2xy dx होगा। ठीक है, तो 1 प्लस का एक्स स्क्वायर, अब डी वाई के अपॉन में dx लिखना है, लेकिन पहले कॉमन ले लेना है। तो cot x माइनस का 2xy और यहाँ पे dx। ठीक है, dx जो है dy के बटे आपको लिख लेना है और बराबर में cot x माइनस का 2xy। अब देखो कौन सी विधि यहाँ पे यूज होगी। तो हम विधि लिख देते हैं, फिर बताते हैं कौन सी विधि यूज होगी। चरों को पृथक करने की विधि पहली ये है, दूसरी है समघातीय अवकल समीकरण, तीसरी जो विधि है रैखिक अवकल समीकरण। अब बताते हैं कि कौन सी विधि यूज होगी। अगर इस विधि की बात करें तो इस विधि का यूज कैसे होता है? x वाला पद dx के पास होना चाहिए और y वाला पद dy के पास होना चाहिए। अगर ऐसा है तो चरों को पृथक करने की विधि यूज होगी। तो देख लेते हैं, dy के पास में चर ये है। चलो यहाँ से चेक कर लो, ऊपर से चेक कर लो क्योंकि dx नीचे ले आए। चलो इस लाइन से चेक कर लो, dy के पास में चर केवल और केवल y होना चाहिए। यहाँ पर x दिख रहा है, यहाँ पर देखो dx के पास में केवल और केवल चर x होना चाहिए, यहाँ पर y भी दिख रहा है। तो इसीलिए चरों को पृथक करने की विधि यूज नहीं होगी। चरों को पृथक करने की विधि तभी यूज होती है dy के पास केवल चर y होना चाहिए, dx के पास केवल चर x होना चाहिए। अब बात करेंगे समघातीय। समघातीय में क्या होता है? हर एक पद में घातें समान होना चाहिए। तो अगर बात करें, यहाँ पर घात 0 मिल गई और यहाँ पर घात 2 मिल गई, इसकी घात बताई नहीं जाती है कॉट की, तो यहाँ पर 2 मिल गई। यहाँ पर पता नहीं है, लेकिन यहाँ पर 0 घात है, यहाँ पर 2, यहाँ पे 2, तो असमान घातें मिली हैं और यहाँ पर पता भी नहीं है। तो इसीलिए समघातीय अवकल समीकरण नहीं यूज होगा। अब रैखिक अवकल समीकरण चेक करते हैं। तो पहले इसको हम रफ कर देते हैं। रैखिक अवकल समीकरण कितने होते हैं? 2। देख लो, पहला dy अपॉन dx प्लस का py बराबर q, यही है। ठीक है, दूसरा देख लो dx अपॉन dy प्लस का px बराबर q। अगर पहला यहाँ पे चेक करना है यूज होगा या नहीं, तो यहाँ पर 2 y आपको दिख रही हैं पहले वाले में, तो 2 y अगर यहाँ पर हैं लास्ट वाली लाइन में, तो पहला रैखिक अवकल समीकरण यूज हो जाएगा। तो देखो 2 y, d के पास में y होना चाहिए और एक पद में होना चाहिए, तो 1 और 2 y मिल गई हैं, तो यही यूज होगा। जब ये होगा तो ये यूज नहीं होगा। चलो इसको भी चेक करवाते हैं। यहाँ पर x दिख रहा है, 2x होना चाहिए। तो यहाँ पर कितने x हैं? 1, 2 और यहाँ पर 1, 3 x हैं। होना कितने चाहिए? 2। तो पहला ही यूज होगा। ठीक है, तो आपको इसी रूप में लिखना है। किस रूप में लिखना है? इस रूप में पहले इसको लिख लो। पहले क्या करना है? 2xy को इस तरफ लाना है, तो 1 प्लस का एक्स स्क्वायर dy अपॉन dx प्लस का 2xy बराबर में क्या हो जाएगा? cot x। अब dy अपॉन dx का यहाँ पे गुणांक देखो कितना है? 1, और यहाँ पे कितना है? 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर का हर एक पद में भाग लगा दो, उसके बाद इस से तुलना कर लेंगे। ठीक है, भाग लगाते हैं, हर एक पद में लगा लो। तो dy अपॉन dx प्लस का 2x के बटे 1 प्लस का एक्स स्क्वायर इंटू में y बराबर में cot x अपॉन 1 प्लस का एक्स स्क्वायर। अब आपको तुलना कर लेनी है। तुलना dy अपॉन dx प्लस का py बराबर q से करने पर, चलो भैया तुलना कर लो, p और q का मान निकाल लो। यहाँ से थोड़ा सा
रफ कर देते हैं और आगे बढ़ते हैं। देख लो भैया, p बराबर क्या निकला यहाँ पे 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। q बराबर देख लो, बराबर में देख लो कॉट x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। जब p और q पता चल जाता है उसके बाद क्या करते हैं, समाकलन गुणक निकालते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा समाकलन गुणक। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इंटीग्रल फैक्टर बोलते हैं। तो आई यहाँ से उठा लो या फिर यहाँ से उठा लो, आई यहाँ से उठा लो या फिर यहाँ से उठा लो। तो आई एफ बराबर शॉर्ट में लिखा जाता है ई की घात में पी का आपको समाकलन करना है। किसके सापेक्ष करना है, यहाँ पे देख लो डी के पास में, नीचे देखो चर एक्स है तो पी का समाकलन एक्स के सापेक्ष होगा। ऐसे करके मैच करना है आपको। ठीक है, अब पी कहाँ पे है, ये देखो 2x के अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो फार्मूला यहाँ पे लग जाएगा, नीचे वाले का अवकलन करो ऊपर वाला मिलता है, नीचे वाले का अवकलन करो, अगर ऊपर वाला मिलता है तो लॉग के बाद में नीचे वाला लिखा जाता है। ठीक है, तो देखते हैं अवकलन करते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों डी अपॉन डी एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर का अवकलन करेंगे, 1 का 0 एक्स स्क्वायर का 2x, कितना मिला हमको 2x। तो ऊपर मैच हो गया 2x, तो लॉग के बाद में नीचे वाला आपको लिख देना है। तो आई एफ बराबर ई की घात में लॉग में। ठीक है, अब एक फार्मूला यूज़ कर लो, इसको हम रफ कर देते हैं। एक फार्मूला यहाँ पे यूज़ करना है, लॉग हटा देना है। तो 1 प्लस का एक्स स्क्वायर कौन सा यूज़ कर लिया, ई की घात में प्लस का अगर लॉग मोड एफ एक्स है तो लॉग हट जाता है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, प्लस है, ठीक है, तो बराबर में एफ एक्स लिखा जाता है, तो मापांक भी हट जाता है जब लॉग हटता है। तो यहाँ पर भी हट गया। अब आपको व्यापक हल निकालना है। अब बताओ फार्मूला किस चर से स्टार्टिंग करोगे, फार्मूला जो है किस चर से स्टार्ट होगा। अगर समाकलन आपने किया है एक्स के सापेक्ष तो चर बाई से स्टार्ट होगा। तो ये आपको याद होना चाहिए, बाई आई एफ बराबर क्यू आई एफ और यहाँ पे क्या लिख दो डी एक्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आपको मान रखना है, फिर समाकलन और करना है। ठीक है, तो बाई आई एफ का मान क्या निकला था 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर में क्यू का मान, ये देख लो रफ नहीं किया, कॉट एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और आई एफ का मान रखना है यहाँ से देख लो 1 प्लस का एक्स स्क्वायर। अब इसको हम रफ कर देते हैं। ठीक है, कॉट एक्स का केवल आपको समाकलन करना है और सी को जोड़ देना है, आंसर शीट आ जाएगी। ठीक है, तो देख लो यहाँ पर करना क्या है, y इंटू 1 प्लस का एक्स स्क्वायर, क्या बचा यहाँ पे कॉट एक्स का समाकलन करोगे तो y इंटू में 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर क्या होता है, कॉट एक्स का समाकलन लॉग मोड में साइन एक्स प्लस का सी। समाकलन होने के बाद छोड़ दिया करो, ये आंसर शीट निकली है। वक्र का समीकरण है लेकिन व्यापक हल में आंसर शीट निकली है। चलो ये भी कंप्लीट हो गया। अब अगला प्रश्न कंप्लीट करवाते हैं, इसको हम रफ कर देते हैं। अगला नंबर डाल लो, कौन सा है, अड़ा। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, अड़ा डाल लेते हैं। यहाँ पर क्या बताया है, यदि x प्लस वाई बराबर है तो फलन x इंटू वाई स्क्वायर का उच्चिष्ट मान ज्ञात कीजिए। तो ये प्रश्न जो है पार्ट 6 से लिया गया, आप कॉलेज के अनुप्रयोग प्रश्नावली 6.5 है। ठीक है, लगवाते हैं। सबसे पहले आपको क्या लिख लेना है, यहाँ पे क्या लिखा है, यदि का मतलब क्या होता है, दिया है, क्या दिया है, x प्लस वाई बराबर a, समीकरण 1 डाल लो, इसकी ज़रूरत पड़ेगी। कहता है फलन जो दिया गया है ये आपको क्या करना है, उच्चिष्ट फलन उच्चिष्ट मान ज्ञात कीजिए। तो मान तो बाद में, पहले आपको बताना पड़ेगा ये उच्चिष्ट होगा किस मान पर, उसी मान पर आपको निकालना है फलन का। ठीक है, तो हम मान लेते हैं p बराबर, इसे मान लेते हैं x इंटू वाई स्क्वायर। p जो है हमने मान लिया कि क्या है, उच्चिष्ट है, यही आपको दिखाना भी है। तो p बराबर, यहाँ पे चर x और y है तो अवकलन करना है या तो चर x के सापेक्ष या y के सापेक्ष।
तो एक ही चर में चेंज कर लो, तभी अवकलन करना है। ठीक है, x है, अब y का मान यहाँ से निकाल लो, a माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर लिख दो समीकरण 1 से। अब आपको अवकलन करना है। ठीक है, तो x के सापेक्ष अवकलन 2 बार करना है, क्योंकि उच्चिष्ट और निम्निष्ट का प्रश्न है। x के सापेक्ष अवकलन करने पर, इस हिंदी का मतलब आपको पता ही है, बराबर के मेरी तरफ आपको रखना है डी अपॉन डी एक्स, बराबर के उस तरफ रखना है डी अपॉन डी एक्स। यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड यूज कर लो, और ये हो जाएगा डी पी अपॉन डी एक्स। फर्स्ट को ऐसे रखो, सेकंड का अवकलन, तो डायरेक्ट हम कर लेते हैं 2 आगे एक घात कम हो जाएगी, इसका दोबारा करोगे 0 a का और x का 1 प्लस, सेकंड को ऐसे रखो, फर्स्ट का अवकलन करोगे 1 आएगा। ठीक है, यहाँ से कॉमन ले लो, क्या मिला कॉमन, a माइनस एक्स मिल गया कॉमन, क्या मिल गया, a माइनस एक्स मिल गया कॉमन, यहाँ से 2x। ठीक है, माइनस का 2x मिला, ये माइनस है, a माइनस एक्स, यहाँ से एक घात चली गई तो a माइनस एक्स बचेगा। ठीक है, तो a माइनस एक्स यहाँ पर कितना आ गया, a पहले लिख लो, यहाँ पर 3x, 2x माइनस का x, 3x हो गया। ठीक है, तो ये आया है डी पी अपॉन डी एक्स का मान। एक बार और आपको अवकलन करना है, यहाँ से तो x का मान निकलेगा। ठीक है, चेक कहाँ होगा, एक बार और अवकलन करना है, इसको हम रफ कर देते हैं। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर, पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर, इस हिंदी का मतलब है बराबर के मेरी तरफ d अपॉन डी एक्स रखना है, बराबर के उस तरफ d अपॉन डी एक्स रखना है। तो a माइनस का x, a माइनस का 3x, फर्स्ट और सेकंड फिर लगा लो, यहाँ पे हो जाएगा d2p अपॉन dx2। चलो भैया, फर्स्ट को ऐसे ही रखेंगे, सेकंड का अवकलन, a का 0, यहाँ से 3 निकलेगा, सेकंड को ऐसे ही रखो, फर्स्ट का अवकलन, a का 0 और x का 1। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे क्या मिला, माइनस का 3, a माइनस एक्स, यहाँ से माइनस का a माइनस 3x। ठीक है, थोड़ा हल करोगे तो एक जैसे पद मिल जाएंगे, जोड़ लेना और घटा लेना। ठीक है, माइनस का 3a और प्लस का 3x, माइनस का a प्लस का 3x, तो 3x 3x 6x हो गया, माइनस का 3a माइनस का a माइनस का 4a हो गया, तो d2p अपॉन डी एक्स स्क्वायर का मान निकल आया। ठीक है, इसी आंसर शीट में आपको चेक करना है, x का मान कहाँ से निकालना है, यहाँ से डी अपॉन डी एक्स के। ठीक है, तो आपको एक लाइन लिखना पड़ेगी, क्या लिखना पड़ेगी, p के उच्चिष्ट या निम्निष्ट, उच्चिष्ट या निम्निष्ट मान के लिए। मेरे प्यारे बच्चों, अगर x का मान निकालना है तो ये लाइन लिखना पड़ेगी। अभी ये क्लियर नहीं है, ये फलन जो है, जो लेके चले उच्चिष्ट है कि निम्निष्ट है, तो तभी यहाँ पे लिखा है उच्चिष्ट या निम्निष्ट मान के लिए x का मान निकालना है, तो डी पी अपॉन डी एक्स बराबर क्या लिख दो, 0। अब डी पी अपॉन डी एक्स का मान देख लो, a माइनस का x है, a माइनस एक्स और a माइनस 3x बराबर 0। ठीक है, डायरेक्ट हमने रफ नहीं किया, यूज कर लिया। अब यहाँ से x का मान निकाल लो, यहाँ से मिलेगा x बराबर a और यहाँ से क्या मिलेगा, a अपॉन 3। x बराबर a पर आपको चेक नहीं करना है, क्यों, क्योंकि हम आपको बता देते हैं जो यहाँ पर है बराबर में, अगर वो मिल जाए x का मान, उस पर चेक ना करो। ठीक है, चेक करोगे तो इसका अपोजिट निकलेगा, उच्चिष्ट आपको दिखाना है, क्या पता निम्निष्ट निकले। x बराबर a रख दो तो धनात्मक ही मिलेगा, 6a माइनस का 4a, 2a मिलेगा प्लस का, ग्रेटर देन 0 तो निम्निष्ट आ जाएगा, और उच्चिष्ट में लेस देन का काम करेंगे। तो ये ट्रिक है, मैच हो जाए x का मान यहाँ से, उस पर काम ना करो। ठीक है, इस पर काम करो, a अपॉन 3 पर, उच्चिष्ट ही मिलेगा आपको। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको क्या करना है, x बराबर a अपॉन 3 पर d2p अपॉन
dx² रखो, यहाँ पे मान रखो x का कितना है a/3 रख दिया, माइनस का 4a, 3 दूनी 6 काट लो तो 2a माइनस का 4a क्या बचा, माइनस का 2a मिला, यहाँ पे माइनस का 2a मिला लेस देन 0, 0 से छोटा आ गया। जब 0 से छोटा आ गया तो फलन ये क्या हो जाएगा, उच्चिष्ट हो जाएगा। तो इम्प्लाई दैट करके लिख दो x बराबर a/3 पर p जो फलन लिया था ना वही लिखना है आपको। फलन क्या है, उच्चिष्ट है, उच्चिष्ट है। अब हमको क्या करना है, उच्चिष्ट मान ज्ञात करना है। इसको हम रफ कर देते हैं। अब उच्चिष्ट मान ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर लिख लो उच्चिष्ट मान x इंटू a माइनस एक्स का होल स्क्वायर, और यहाँ पर आपको लिख देना है समीकरण 1 से। यहाँ पे क्या लिखना है, समीकरण 1 से, ठीक है। अब आपको क्या करना है, x बराबर a/3 यहाँ पे रख देना है, उच्चिष्ट मान ज्ञात हो जाएगा a/3 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है a/3, यहाँ पे कितना मिलेगा 2a/3, मतलब 2 का स्क्वायर 4, a²/9, ठीक है ना। अब गुणा कर लो तो कितना मिला 4a³ / 27, और यहाँ पे लिख दो x बराबर a/3 पर आंसर शीट निकली है। तो ये भी प्रश्न कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब अगला प्रश्न देख लो मेरे प्यारे बच्चों, ये प्रश्न रिपीट हुआ है, कहाँ पे हो चुका है, 2018 का पहला सेट है और प्रश्न बताया है 5वें का 4, तो इसको कर लेना, ये रिपीट प्रश्न हुआ है। तो प्रश्न नंबर 6 जो है कंप्लीट हो गया। अब प्रश्न 7 कंप्लीट करवाएंगे, इतना नोट कर लो जल्दी। अब आपको प्रश्न 7वें का देख लेना है। यहाँ पर बताया गया है सिद्ध कीजिए कि इतना बराबर इतना, ठीक है। सिद्ध करवाते हैं, पहले यहाँ पे लिख लो प्रश्न 7वें का हल। आपको क्या करना है, LHS लेके चलना है। I बराबर लिमिट है 0 से 1, अंश में है log 1 + x और हर में क्या है 1 + का x², और यहाँ पे dx लिख लो। मेरे प्यारे बच्चों आपको हर में देख लेना है 1 + x², ठीक है। हमने आपको पाठ 2 पढ़ाया था और वहाँ पर आपको टेबल बनवाई थी, टेबल में हमने आपको व्यंजक भी लिखवाए थे, देख लो। a² + x² रूट में लिखाया था, फिर हमने या करके ऐसे भी लिखाया था, ठीक है। फिर या करके ऐसे भी लिखाया था a² + x² की होल पावर 3/2, मतलब चाहे ये मिल जाए फलन, चाहे ये मिल जाए, चाहे ये मिल जाए। तब आपको क्या करना होता था, पुट x बराबर a tan थीटा या फिर x बराबर a cot थीटा रखना था। ये आपको समझना है क्योंकि यहाँ पर हर में 1 + x² है, तो यहाँ पर 1 है तो हम क्या करेंगे, a के स्थान में 1 रख देंगे यहाँ पर और यहाँ पर। तो x बराबर tan थीटा, यहाँ पर x बराबर cot थीटा। तो मेरे प्यारे बच्चों हम क्या करेंगे, इससे लगवाएंगे, और आप लोग क्या करना है होमवर्क डाल देते हैं, x बराबर cot थीटा से लगाना, इससे हम लगवाते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों जब चर को चेंज किया जाता है कौन सी विधि यूज होती है, प्रतिस्थापन विधि यूज होती है, जो प्रश्नावली 7.2 में आपने पढ़ी थी, ठीक है। तो यहाँ पर प्रतिस्थापन विधि से हम चर को चेंज करेंगे। मान लेंगे x बराबर tan थीटा, आप लोग cot थीटा से लगाना, लगेगा 100%, ना लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताना, तो हम अगली क्लास में इसको cot थीटा से करवा देंगे। लेकिन आप लोग करना, cot थीटा से लग जाएगा। अपकलन कर लो, dx बराबर tan थीटा का अपकलन क्या होता है, sec² थीटा। अब आपको लिमिट भी चेंज करना है, क्यों, जब प्रतिस्थापन विधि यूज करते हो, अगर यहाँ पर लिमिट है तो लिमिट चर x की है, जब आपने tan थीटा माना तो आपको यहाँ पे d थीटा नज़र आया, तो थीटा चर थीटा में लिमिट आपको निकालना है, ठीक है।
तो x बराबर अपर लिमिट क्या है 1 है, तब यहाँ से आपको लिमिट चेंज करना है। x बराबर 1 रख दो, 1 बराबर टेन थीटा, और लिमिट जब भी चेंज करना है जब और तब से आपको चेंज करना है। तो बताइए इस तरफ 10 है तो 10 कितने का मान होता है, 45 का मान 1 होता है। 10 से 10 चला गया तो कितना मिला, π/4, अपर लिमिट π/4 मिल गई। फिर लिखो जब x बराबर 0 तब यहाँ पे रखो 0 बराबर टेन थीटा। अब बराबर में टेन थीटा, इस तरफ भी 10 लिखो, 10 0 का मान 0 होता है, रेडियन में आपको लेना है। तो हमें लोअर लिमिट क्या मिल गई 0, ठीक है। तो i बराबर 0 से π/4, अब जहाँ जहाँ x है कितना रखना है, टेन थीटा रखना है, ठीक है। अपान में रख लो 1 प्लस का टेन स्क्वायर थीटा। अब dx के स्थान पे रख लो सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। अब आगे देखो इसके, i बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा, कैंसिल हो जाएगा। तो एक लाइन हम लिखेंगे आगे कैंसिल करने के लिए। तो 1 प्लस का टेन थीटा, इसे ऐसे ही रखो, अपान में सेक स्क्वायर थीटा कर लो, और इनटू में क्या है सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, इसे कैंसिल कर लो। अब जो बचा उसी का करना है समाकलन। इसको हम रफ कर देते हैं, थोड़ा रेविड फाइल ले लेते हैं इसको, ठीक है। चलो मेरे प्यारे बच्चों, i के बराबर आपको लिख लेना है, ये सब LHS में ही आपको लिखना है। 0 से π/4 लिमिट है, log 1 प्लस का टेन थीटा और डी थीटा, इसे समीकरण 1 डाल लो। मेरे प्यारे बच्चों ये प्रश्न है, प्रश्न के अंदर एक और प्रश्न मिला, यहाँ पर आपको पिरगुड़ 4 लगाना है, ठीक है। इसके आगे ये प्रश्न के अंदर प्रश्न मिला है, तो पिरगुड़ कैसे 4 लगता है हम आपको बताते हैं। ये आपको थीटा दिख रहा है, थीटा के स्थान पर आपको क्या रखना है, लिमिट को जोड़ना है ना, 0 और π/4 को जोड़ें π/4, और थीटा माइनस कर देना, ठीक है। इसी को बोलते हैं, थीटा के स्थान पर आपने इतना रखना है, तो बोलते हैं पिरगुड़ 4। 0 से π/4 log 1 प्लस का टेन π/4 माइनस का थीटा, और यहाँ पे लिखना डी थीटा, और यहाँ पे लिख दो P4 से, P4 को बोलते हैं पिरगुड़, ठीक है। अब i बराबर आपको आगे बढ़ाना है। देखो मेरे प्यारे बच्चों, इसे हमने समीकरण 2 क्यों नहीं डाला, क्योंकि बहुत से बच्चे कहते हैं कि पिरगुड़ 4 जब यूज होता है तो समीकरण जोड़े जाते हैं। तो यहाँ पर हमने समीकरण 2 इसलिए नहीं डाला क्योंकि समीकरण 1 और 2 जुड़ेगा नहीं, क्योंकि जोड़ते तब है, पिरगुड़ 4 जब लगता है बहुत से बच्चे यही कहते हैं जोड़े जाते हैं समीकरण, ऐसा नहीं है, जोड़ते तब है या फिर कुछ कटता हो या कोई फार्मूला बनता हो। तो जोड़ेंगे कुछ कटेगा भी नहीं, ना कोई फार्मूला बनेगा, इसीलिए समीकरण 2 नहीं डाला, इसी को आगे हल करेंगे, ठीक है। इसमें लगा लो फार्मूला, कौन सा, टेन ए माइनस बी का, टेन ए माइनस का टेन बी, अपान में 1 प्लस का टेन ए इंटू में टेन बी, और यहाँ पे डी थीटा लिख देना है। i बराबर यहाँ पर एक लाइन और लिखेंगे, 0 से π/4 लिमिट है log 1 प्लस यहाँ पे क्या आएगा, 1045 का मान 1 होता है, ठीक है। जहाँ जहाँ 1045 है 1 मान रख दो, ठीक है। अब लघुत्तम ले लो, यहाँ पे उस तरफ हम रफ करेंगे, आप लोग नोट कर लो, जल्दी जल्दी नोट कर लो। अब यहाँ से थोड़ा इसको हल करवाएंगे। तो i बराबर लिमिट है 0 से π/4 log, लघुत्तम ले लो 1 प्लस का टेन थीटा, मिल जाएगा लघुत्तम, इसका इसमें इंटू करो तो 1 प्लस का टेन थीटा, और यहाँ पर क्या है 1 माइनस टेन थीटा, ऐसे ही लिखो, ठीक है। इतना आपको लिख लेना है। अब थोड़ा कट्टा पिट्टी कर लो अगर कट रहा है, ये प्लस का टेन थीटा माइनस का टेन थीटा कट गया। तो i बराबर 0 से π/4 लिमिट है, और log कितना है यहाँ पे, 1 और 1 2 बटे 1 प्लस का टेन थीटा डी थीटा। अब log m बटे n है, फार्मूला लगा लो तो ये पूरा पूरा प्रश्न बन जाएगा। i रख देंगे समीकरण 1 से, ठीक है। इसको हम रफ करेंगे और आगे बढ़ाते हैं। तो समीकरण 1 तभी बनेगा, log m बटे n का यूज कर लो। i बराबर 0 से π/4 log
m माइनस का log n। अब दो पद हैं, दोनों का अलग अलग समाकलन करो। ठीक है, इसका करेंगे तो log 2 आगे आ जाएगा। अचर पद का आपको समाकलन करना है। इसका कर लो 0 से π/4 log 1 प्लस का tan थीटा। ये बन गया समीकरण 1, बन गया पूरा पूरा। आई आपको रख देना है, इसको हम रफ करते हैं और आगे बढ़ते हैं। इसको भी हम रफ करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो आई बराबर log 2 अचर पद का थीटा, और इसमें लिमिट यूज़ कर लो। यहाँ पे आई रख लो, कहाँ से रखा है, समीकरण 1 से। पूरा पूरा बन गया प्रश्न। तो आई को इस तरफ लाएंगे, कितना हो जाएगा, आई प्लस आई 2i बराबर log 2। अपर लिमिट रखो और माइनस के बाद में लोअर लिमिट रखो, लोअर 0 है, ठीक है। तो यहाँ से 2i बराबर क्या निकला, π/4 log 2। ठीक है, तो यहाँ से हम लिख देते हैं i बराबर 2 का भाग लगा दो, π/8 log 2। ये आंसर शीट आ गई, ये प्रश्न हो गया। ठीक है, सिद्ध हो गया। अब इसको हम रफ करेंगे, अगला प्रश्न जो है हल करवाते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न देख लो, क्या दिया है और क्या हमसे मांगा गया है। पहले इसको हम रफ करेंगे। यहाँ पे नंबर चेंज कर लेते हैं। कौन सा है, खा है, खा। यहाँ पर क्या बताया है देख लो। फलन दिया गया f(x) बराबर लॉग में, फिर अंतराल a b में a और b ग्रेटर देन 0 दिया गया है। क्यों दिया गया, क्योंकि ये लॉग परिभाषित तभी होता है जब धनात्मक मान हो। तो इसीलिए a और b 0 से बड़ा मतलब धनात्मक बता दिया है। इस शर्त से कुछ मतलब नहीं है, केवल यहाँ पर फलन जो दिया गया परिभाषित है, इसका मतलब ये है। इसका यूज नहीं होगा, अंतराल का यूज होता है। के लिए रोले के प्रमेय को सत्यापित कीजिए। ठीक है, रोले की प्रमेय को सत्यापित करना है। आपको कथन याद होना चाहिए, क्यों, कथन के रिलेटिव ही लिखा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लो पहले, दिया गया फलन, क्या लिखना है, दिया गया फलन f(x) बराबर log x² प्लस का ab के बटे में a प्लस b इंटू में x, यही है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, जो 6 फलन हमने लिखवाए थे कथन में, उनमें से अगर ये मिल रहा है फलन, तो डायरेक्ट ही आपको लिख देना है ये फलन सांतत है और अवकलनीयता है। ठीक है, तो लघु गणकीय फलन है, तो 6 जब हमने लिखाए थे फलन, उनमें से ये मिल गया है, तो डायरेक्ट ही आपको बता देना है ये फलन अवकलनीय है और सांतत भी है। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, पहले दिया गया फलन लघुगणकीय, दिया गया फलन लघुगणकीय फलन है, तब यहाँ पर अंतराल लिख लो, उसके बाद में फिर हम शर्त लिखेंगे। ठीक है, तब नंबर फर्स्ट में लिखो f(x) a, b में सांतत है। चेक नहीं करेंगे, डायरेक्ट लिखो, क्योंकि 6 फलन में ये मिल गया है, तो डायरेक्ट ही आपको लिख देना है। लघुगणकीय फलन जितने होते हैं वो सांतत होते हैं। ठीक है, अब नंबर सेकंड में देख लो, f(x) खुला अंतराल लेना है। बंद अंतराल में सांतत होता है, खुले अंतराल में अवकलनीय होता है। तो यहाँ पे लिख लो अवकलनीय है। ठीक है, और तीसरी शर्त देख लो, fa बराबर fb। चलो भाई fa, यहाँ पर a है, ठीक है, a ले लो। चलो मान रखो, x के स्थान पर a रख दो, तो a² प्लस का ab अपान a प्लस b इंटू a। थोड़ा हल करो, बराबर में log a अंश में कॉमन ले लो, तो a प्लस b, अंश में a कॉमन ले लिया, नीचे a इंटू a प्लस b। ठीक है, कट्टा पिट्टी कर लो, क्या मिला, log 1 का मान क्या होता है, 0। अब fv का मान निकाल लो, तो fv बराबर जहाँ जहाँ x है यहाँ पर b रखना है, तो b² प्लस का ab अपान में a प्लस b इंटू में b। थोड़ा हल करेंगे, बराबर में log
अंश में b कॉमन मिल रहा है, ले लो, और नीचे b आगे लिख लो, a प्लस बी, कट्टा पिट्टी कर लो, ये पूरा पूरा कट गया, क्या मिला, log 1 बराबर 0। तो एफ ए बराबर एफ बी आ गया ना, क्योंकि आंसर शीट समान है, तो एफ ए बराबर एफ बी। तो तीनों शर्तें यहाँ पे सत्यापित हैं, तो आपको लिख देना है उपरोक्त शर्तों में रोले की प्रमेय सत्यापित होती है, सी का मान आपको निकालना है। चलो इतना नोट कर लो, फिर इसके आगे लिखेंगे। इसको हम पूरा रफ करते हैं, ठीक है, पूरा हम रफ कर देते हैं, और आपको यहाँ पे लिखना है उपरोक्त शर्तों में रोले की प्रमेय, क्या लिखना है यहाँ पे, उपरोक्त शर्तों में रोले की प्रमेय सत्यापित होती है, सत्यापित होती है। तो तब आपको सी का मान निकालना है। तो इसे समीकरण 1 डाल देते हैं, क्योंकि हमें अवकलन करना है इसका, और x के स्थान पे सी भी रखना है। तो अवकलन थोड़ा सा लॉन्ग है, इसलिए इसको समीकरण 1 डाल दिया। आपको क्या करना है, fx बराबर लिख लेना है और अवकलन करना है log x स्क्वायर प्लस ए बी अपान में, मार्कर चेंज कर लेते हैं, a प्लस वी इंटू में x। लॉग के फार्मूले याद है ना, तो वही यूज कर लो, यहाँ पे log m बटे n यूज हो जाएगा, ठीक है। log, पहले log के फार्मूले यूज कर लो, फिर अवकलन कर देंगे, log m, फिर नीचे वाला आपको क्या करना है, इतना लिखना है, फिर माइनस का इतना लिखना है, ठीक है। log का फार्मूला यूज कर लिया। अब आपको अवकलन करना है x के सापेक्ष, इसका अवकलन करोगे 1/x स्क्वायर प्लस का ए बी, इसका दोबारा करोगे 2x प्लस 0, इसका अवकलन क्या, इतना आ गया, इसका 0 हो गया, इसका 1/x। अब आपको क्या करना है, थोड़ा सा हल करना है, और उसके बाद यहाँ पर रखना है f डैश x आ गया, लघुत्तम ले लो, क्या ले लो, लघुत्तम ले लो, ठीक है। f डैश x बराबर x इंटू में x स्क्वायर प्लस का ए बी, ठीक है, लघुत्तम ले लिया। अब मेरे प्यारे बच्चों, इसका इसमें इंटू करो, तो 2x का स्क्वायर माइनस इसका इसमें इंटू करोगे, दोनों पद माइनस के हो जाएंगे, ठीक है। तो क्या मिला, एफ डैश एक्स बराबर, यहाँ से घटाओगे तो एक्स स्क्वायर मिलेगा माइनस का ए बी अपान एक्स इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस का ए बी। अब मेरे प्यारे बच्चों अवकलन हो गया, यहाँ पे क्या है, सी है, तो क्या करना है, एक्स के स्थान पे सी रख दो। अब समीकरण 1 का यूज कर लो, समीकरण 1 से कुछ नहीं करना है, जहाँ जहाँ x से सी रख देना है, ठीक है। चलो भैया इतना नोट कर लो, अब आगे बढ़ते हैं। नोट हो गया, चलो भैया समीकरण 1 का यूज कर लेते हैं। तो सी स्क्वायर माइनस का ए बी का बटा, चाहो तो यहाँ पे लिख दो एफ डैश सी बराबर 0, ठीक है, एफ डैश सी बराबर 0। तो जहाँ पे x दिख रहा है c रख देना है, ठीक है, अपान में c इंटू सी स्क्वायर प्लस का ए बी बराबर 0, इसका क्रॉस इंटू कर दो, तो सी स्क्वायर माइनस ए बी बराबर क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। सी स्क्वायर बराबर ए बी घात हटी प्लस माइनस आपको लेना है रूट ए बी। अब देखना है आंसर शीट प्लस की ली जाएगी या माइनस की ली जाएगी। तो माइनस की छोड़ देना है, क्योंकि ए और बी अंतराल जो है ए बी में है वो भी धनात्मक, तो इसीलिए माइनस की आंसर शीट छोड़ना है आपको। केवल सी बराबर रूट ए बी जो है ये बिलोंग करेगी आंसर शीट खुले अंतराल में, खुला अंतराल लेना है, ठीक है। ये ए बी के बीच में ये मिलेगी। तो मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न ये भी कंप्लीट हो गया, तो प्रश्न नंबर 7 कंप्लीट हो गया। प्रश्न नंबर 8 कंप्लीट करवाएंगे, इतना नोट कर लो जल्दी। अब आपको प्रश्न 8वें का देख लेना है। मेरे प्यारे बच्चों ये प्रश्न रिपीट हुआ है, कहाँ पे हो चुका है देख लो। 2020 का 5वां सेट है, सेट कोड है 324YX और प्रश्न बताया है 6 का। तो इसको कर लेना, ये रिपीट हुआ है। अगला प्रश्न देख लो, ये भी रिपीट हुआ है,
कहाँ पे हो चुका है, 2018 का चौथा सेट है और प्रश्न बताया 7वें का खा, तो इसको कर लेना। लेकिन 4G ट्रिक से हम आंसर शीट बता देते हैं इसकी। पहले आपको क्या करना है, जनरल फॉर्म में कहीं ना कहीं लिख लेना है। 2 परवलय आपको मिलेंगे, ठीक है, और क्षेत्रफल आपको बताना है 4a और 4a का गुणा कर देना है और बटे 3 लिख देना है। ये फिक्स है, ये आपको ध्यान रखना है। इनके गुणांकों का गुणा करके नीचे 3 लिख देना है। ये आंसर शीट है, वर्ग इकाई। अब जो मेरे पास हैं परवलय, यहाँ से गुणांक डालो 4, यहाँ से 4, 4 चक्कू 16 और बटे 3 लिख दो। ये 4G ट्रिक से आंसर शीट निकली है, ठीक है। अब मेरे प्यारे बच्चों इसको हम रफ कर देते हैं, कहीं ना कहीं लिख लेना है 4G ट्रिक। लेकिन बेसिक से हम इसको लगवा चुके हैं, 2018 का चौथा सेट देख लेना है और प्रश्न 7वें का खा बेसिक से लगवा चुके हैं, ठीक है। अब अगला प्रश्न देख लो, 9वें का का। यहाँ पर क्या बताया गया है, रेखाओं। तो पहली रेखा दे दी गई है और दूसरी रेखा दे दी गई है, के बीच न्यूनतम दूरी ज्ञात कीजिए। तो इस प्रकार के प्रश्न बहुत सारे हम हल कर चुके हैं। 2020 के 7 सेट कंप्लीट करवा चुके हैं, 2019 के भी 7 सेट कंप्लीट करवा चुके हैं, 2018 के भी 7 सेट कंप्लीट करवा चुके हैं। तो इस प्रकार के प्रश्न हम हल करवा चुके हैं, कर लेना इसको, ठीक है। अब अगला प्रश्न देख लो, निम्न समीकरणों को आव्यूह विधि से हल कीजिए। मतलब पहला समीकरण, दूसरा समीकरण और तीसरा समीकरण आव्यूह विधि से हल करना है। x, y और z के मान निकालना है। ये भी प्रश्न हम इस प्रकार के प्रश्न बहुत सारे हल कर चुके हैं, कर लेना। लेकिन 4G ट्रिक से आंसर शीट निकलवा देते हैं, ठीक है। सबसे पहले आपको तीनों समीकरण लिख लेना है, x + y + z = 6, समीकरण नंबर 1 डाल दो। फिर दूसरा लिख लो x - y + z = 2, समीकरण नंबर 2 डाल दो। फिर 2x + का y - का z = 1, 2x + का y - z = 1, समीकरण नंबर 3 डाल दो। मेरे प्यारे बच्चों, अब आपको इन 3 समीकरणों में 2 समीकरण लेके चलना है, उनको हल करना है, ठीक है। और इतना ध्यान रखना है, 2 समीकरण तो लेके चलोगे, इन 3 समीकरणों में से 2 चर या 1 चर कट जाए, ऐसे आपको समीकरण लेके चलना है। तो समीकरण 1 और 2 की बात करेंगे, हम घटा देंगे, 2 चर कट जाएंगे। देखो कैसे, समीकरण 1 व 2 से, तो x + का y + का z = 6, समीकरण 1। x - y + का z = 2, समीकरण नंबर 2। घटा दो, ये कट गया, ये कट गया, कितना मिला, 2y बराबर, घटा लो 4, तो y बराबर कितना मिला, 2। y का मान 2 मिल गया। अब मेरे प्यारे बच्चों, अब आपको क्या करना है, समीकरण 2 और 3 ले लेना है, जोड़ना है। y से y कटेगा, z से z कटेगा, तो x का मान निकल आएगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम डायरेक्ट ही जोड़ लेते हैं, इनको क्या करेंगे, जोड़ेंगे। जोड़ने पर तो ये कट गया, ये कट गया, कितना मिला, इसको हम रफ कर देते हैं यहाँ पे और यहाँ पर हम लिखेंगे। तो 3x मिला, ठीक है, 3x मिल गया, बराबर में 2 और 1 3, x का मान कितना मिल गया, 3 से 3 कट गया, x का मान 1 मिल गया, x का मान 1 मिला, y का मान 2 मिला। अब चाहे समीकरण 1 2 3 चाहे जिसमें रख दो, z का मान पता चल जाएगा, ठीक है। इसको हम रफ कर देते हैं। अब आपको क्या करना है, समीकरण 1 ले लेना है। समीकरण 1 से चलो भैया मान रख लो, x का मान 1 है, y का मान 2 है, प्लस z बराबर 6, तो z बराबर 3, घटा दो 3 मिल जाएगा। तो x का मान, y का मान, z का मान 4G ट्रिक से निकाल दिए हैं। ऐसे ही आपको निकाल लेना है पहले, पेपर जब देने जाओगे। ये प्रश्न आता है 6 नंबर या 8 नंबर का, जरूर आता है, ठीक है। और ये भी प्रश्न न्यूनतम दूरी का भी आता है 6 नंबर या 8 नंबर, जरूर तैयार करना आप लोग। तो 4G ट्रिक से आंसर शीट ऐसे करके निकाल लेना, फिर बेसिक से आप लोग लगाना। अगर गलती भी हो जाए तो आंसर शीट तो पता रहती है, कोई दिक्कत आएगी नहीं, पूरे ही नंबर मिलेंगे। तो इस क्लास में
सेट 4 कंप्लीट हो चुका है। अब अगली क्लास लाएंगे सेट 5 के प्रश्नों का उड़वाएंगे गर्दा। अगर ये मेरी क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना है और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना अपने फ्रेंड सर्कल में। मिलते हैं अगली क्लास में, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। धन्यवाद।